प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरु क्लासरूम के इस नए लेक्चर में। और ये केमिस्ट्री का लेक्चर होगा और ये आखिरी लेक्चर हम करना चाहेंगे चैप्टर का, मेटल नॉन मेटल का। बच्चे ये और बात करें तो कोई चैप्टर आखिरी नहीं होता है, रिवीजन उसमें कंटिन्यूसली होता है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार लवण, क्षारक लवण, और हम धातु धातु का ये अंतिम चरण में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके चैप्टर खत्म हो गए, आपके चैप्टर कंप्लीट है, आपने पढ़े हैं, बस आपकी रिवीजन उसमें करते रहना। ये अगर अप्रोच ला के आप पढ़ते रहते हो तो मैं ये कहता हूँ कि आपका कंसेप्ट हमेशा बिल्डअप रहेगा, आप अच्छे मार्क्स की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसको कोई बच्चे छोड़ दे पढ़ के तो भी कोई भूल जाएगा, हम भूल जाएंगे, आप सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन याद किसको रहता है? जो बच्चे अभी आपका जो एज है, इस उम्र में आप थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे तो आपको बहुत समय तक, लंबे समय तक आई थिंक सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि आपका एज बहुत अच्छा चल रहा है। इस एज को यूज करना चाहिए, इसको अपना मिस यूज ना करें। तो हमने जो पढ़ा था उसके आज आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चे हम आखिरी लेक्चर हम पढ़ रहे थे तांबा का हम लोग क्या करते थे, विद्युत अपघटन परिष्करण कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? और इसमें एक ये बात याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब एनोड पर कैसा तांबा था, तो इम्प्योर मेटल, इम्प्योर कॉपर, और इसमें क्या था, शुद्ध कॉपर। ठीक, यहाँ पर हम लोग शुद्ध कॉपर लगाए थे, प्योर कॉपर, और यहाँ पर इम्प्योर कॉपर। ठीक, ये पिघल कर इसमें आके इसके आयन इसके मूव करके इसमें आकर चिपक रहे थे। और इसमें जो विलयन था किसका था बच्चे? सेम मेटल का होता है। जिस मेटल का परिष्करण करने चले हैं आप, कॉपर का परिष्करण चल रहे हैं विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से, तो इसमें आपको इसमें जो विलयन होगा उसी मेटल का चाहिए। यानी कॉपर है तो कॉपर का ही विलयन होना चाहिए। तो किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का विलयन था। ये सब बातें थोड़ी थोड़ी याद रखनी चाहिए। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थोड़ा तेज में चलेंगे बच्चे, क्योंकि और राइटिंग जैसा भी है उसको थोड़ा सा कम्प्रोमाइज़ कीजिएगा रिवीजन बैच में। और मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ लेते होंगे, इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, सुंदर राइटिंग नहीं से कोई मतलब नहीं है, आपको ये बातें अच्छे से इसमें दिख रही होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा था कि कल कि हम किसी की मेल्टिंग करते हैं, गलाते हैं, उस ड्यूरिंग एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों के साथ मिलकर निकल जाता था। तो याद है आपको, हम लोग एस्लेग आपको मैं दिखाता एस्लेग, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने चावल दाल बनता है ना, उसमें फेन की तरह निकलता था, उसको हम लोग एस्लेग बोल रहे थे, है कि नहीं। अब इसमें सवाल है अपना आगे का, और ये अब संचारण पढ़ना है। कोरेजन क्या है, संचारण क्या है? तो आपने इसको चैप्टर 1 में पढ़ा था, जब हम पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, वहाँ भी हमने कोरेजन को अच्छे से पढ़ा था। जंग और कोरेजन अलग अलग चीज़ थी, इसको पढ़ लेते। तो चैप्टर 1 भी रिवीजन कीजिए, क्योंकि टॉपिक वहीं से आया है। थोड़ा इसको यहाँ पर देख लेते हैं। जब कोई मेटल अपने आसपास उपस्थित कोई मेटल होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ ये लोहा है, ठीक, आयरन है, तो इसके आसपास क्या है, इसमें वातावरण में क्या है, थोड़ा सा वायु होगी, थोड़ा उसमें नमी होगा, उससे रिएक्ट करके इसकी परत क्या होगी, खराब होने लगेगी। इसमें एक परत धातु एक साइड बनाएगा जो, और एक साइड क्या होंगे, ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं, तो इसमें चिपकेगा नहीं, इसमें से झड़ने लगते हैं। तो आपने देखा होगा आपके पास जो भी आपके पास खिड़की होगी, जो भी लोहा का कोई भी आपने पार्ट बनवाया होगा जंगला वाला खिड़की उड़की में, वो धीरे धीरे झड़ते हैं वहाँ से। ये कोरेजन है। तो क्या होता है कि भाई उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फाइड आदि के संपर्क में धीरे धीरे उसकी सतह क्या होने लगती है भाई, संपर्क सतह, सरफेस, जो उसके सतह जो होते हैं, सरफेस जो होता है, नष्ट होकर गिरने लगता है। और यह प्रक्रिया कोरेजन कहलाती है, यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। ठीक, हम वहाँ भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़े, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। यहाँ थोड़ा सा एक बात और स्टाम्प पढ़ेंगे, रस्टिंग क्या है, रस्टिंग ऑफ कोरेजन। इस अब यहाँ पर देखो, रस्टिंग क्या है, कोरेजन एक टाइप है। हम पढ़ रहे हैं संचारण के प्रकार, तो संचारण के प्रकार में पहले क्या है, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये क्या है, कोरेजन का एक टाइप है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि लोहा जब नम हवा, यानी मॉइस्चर वायर, एयर, जिस एयर में क्या हो, थोड़ा नमी हो, उसके साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनेगा बच्चे जी, हाइड्रेट करके, या तो ये हाइड्रेट फिर एक ऑक्साइड बनाता है। अब परत का रंग बच्चे जी और रासायनिक अभिक्रिया, ये यहाँ जो परत का रंग होता है और उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो इस प्रकार होती है। जो परत का रंग होता है वो क्या है, जंग के समान होता है। जिसे अपने पास आयरन पढ़ा, आयरन है अपने पास, उसने क्या किया, इसमें पहले वजह 4 3 बैलेंसिंग पर ध्यान न दे, अभी सिर्फ ध्यान दे अपने कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास आयरन है, एटमॉस्फेयर में क्या है, थोड़ा सा नमी वाला हवा है, और थोड़ा सा नमी है। नमी मतलब बच्चे, नमी में कुछ यहाँ पर एक्स का मतलब हो गया बच्चे जी, कुछ उसमें पानी के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। हो सकता है कि इसमें 2 मॉलिक्यूल हो, 3 मॉलिक्यूल हो, ये निर्भर करता है नमी पर। एक्स मतलब यहाँ पर कुछ पानी की मात्रा है, ऑक्सीजन मिल गया। आयरन क्या बनाएगा बच्चे जी, जंग बनेगा, रस्ट। क्या बनेगा, रस्ट। ये जंग का सूत्र है, याद रखिएगा। Fe2O3 इंटू XS2, एक्स बोले तो बच्चे जी वो मॉलिक्यूल का थी, पानी का मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स, इसलिए एक्स लगाया गया है, 2 4 10 जो भी होंगे।
तो ये मतलब कोई आयरन का आपको मैं दिखा रहा हूँ, सिकर दिखा रहा हूँ, सिकर अपने चैन देखा, चैन यहाँ पर देखिए जंग लगने पर क्या हो गया, थोड़ा भूरा टाइप का हो गया। पहले तो वही सिल्वर होता है, आयरन अगर शुद्ध लोहा होगा तो कैसा होता है भाई, सिल्वर कलर का होता है। लेकिन जब उसमें लालिमा ऐसा कुछ रेडिश ब्राउन कलर आती है तो उसको हम लोग जंग रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। हो गया, नोट हो गया बच्चा जी? हाँ सर। अब ये जंग का सूत्र तो फिर से नीचे लिख दिया हूँ, Fe3O3 × X2। इस जंग के सूत्र को बच्चा जी कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलो। अब जंग लगने के लिए बच्चे जी ऑक्सीजन तथा नमी दोनों का होना आवश्यक है। सिर्फ ऑक्सीजन से भी जंग नहीं लग सकता है और सिर्फ नमी से भी जंग नहीं लग सकता है, दोनों का होना अति आवश्यक है। हो गया, चलो। अब क्यों सर? क्योंकि अब चलो आपको मैं एक एक्टिविटी दिखाता हूँ जो आपके NCERT में दी गई है, इसी के माध्यम से आपके देखिए एक पास मान लेके एक पास एक बर्तन था जिसमें अपने नेल डाला था, कोई कील डाल, लोहा का मतलब क्या डाले, कील डाले हैं, जंग लगी हुई कील है इसमें। इसमें क्या था, हवा था, पहले से इसमें हवा थी तो इसमें जंग लग गया, जल था। लेकिन इसमें देखें वायु इसमें था, देखिए यहाँ पर वायु है लेकिन ये पानी है, पानी में डूबा है, ठीक, वाटर मिल गया, लेकिन अपने उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दिया। अब वायल क्या करेगा बच्चा जी, ये वायल क्या करेगा, यहाँ मान लीजिए जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को तो यही रोक देगा, अंदर नहीं जा पाएंगे। और अपने पर जंग लगने के लिए दो चीज़ का होना आवश्यक है, ये कील है आपका, नेल कट, जो भी नेल थी आयरन का कील समझ लिए, कांटी समझिए, हम लोग कांटी बोलते हैं कील। लेकिन इसको दो चीज़ चाहिए जंग लगने के लिए, यहाँ जंग लग गया क्योंकि सिर्फ हवा था और पानी है इसमें, जल और वायु मिल गया, हो गया। लेकिन इस बार वायु इसमें है, लेकिन वायु के ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दिया, तेल क्या करेगा बच्चे जी, इसको जाने नहीं देगा और इसको जंग नहीं लगेगा। ठीक, तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। चलो थोड़ा अपने नोट्स पढ़ के सुनाता हूँ। तेल की परत वायु के जल में घुलने से डिजल्व नहीं होने देने का, ये इसमें जो वायु है जल में इसको डिजल्व नहीं होने देगा, रोक देगा। ठीक है, और ये पानी कैसा है, उबलता हुआ पानी है या अशुद्ध जल जो वायु को निकालने के लिए उबाला जाता है। ठीक है सर। अब देखिए पर्सनली ए और बी का हम एनालाइज करेंगे तो पर्सनली आपका मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है, दो आपके पास ट्यूब था। कहते कि लोहे की कील में जंग लगाया क्योंकि जंग लग गया, इसको अलग लिखिएगा, जंग लग गया क्योंकि ऑक्सीजन तथा जल उपस्थित हैं, इसमें दोनों था भाई, और जंग लगने के लिए दोनों चीज़ का होना अनिवार्य है, जो कारक है जंग लगने का फैक्टर है। अब देखिए वायु की अनुपस्थिति, जंग X, और वायु की अनुपस्थिति, ठीक, जंग X। देखिए जब वायु की अनुपस्थिति हो तो क्या होता है, सामान्य जल में O2 + H2O जंग लगाया जाएगा। अब उबला हुआ पानी, देखिए पानी भी ले लें, आपने पानी ही ले लिया, लेकिन उस पानी कैसा उबला हुआ पानी है, ये सामान्य जल था जो हम लोग पीते हैं, ठंडा जल, ये उबला हुआ जल है, तो ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है, उबले हुए जल में ऑक्सीजन नहीं होता है बच्चे जी, इसीलिए जंग नहीं लगा। तो सिर्फ पानी में भी आप लोहे कील डालें, एक ठंडा पानी डालें और एक गर्म उबाल दे पानी, उबला हुआ में डालें, उबले हुए पानी में जंग नहीं लगता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन उबल के क्या होता, भाप बन के निकल गया ऑक्सीजन, इस मान लीजिए इसमें आप गर्म कर रहे हैं तो इसमें जो भी जल है तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, भाप बन के एटमॉस्फेयर में चले गए। बहुत सर बच्चा, अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है। हाँ सर, प्योर अच्छा कंसेप्ट है आपके लिए। चलो तो मैंने आपको क्या समझा दिया, तीनों ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा। सर ऐसे ये नोट्स क्यों बनाते हैं हम लोग बच्चे, ये नोट्स आपके क्वेश्चन को आंसर करने में बहुत सहायता करेंगे। देखिए आज है 1 शॉट लेक्चर, चिंता मत कीजिए। केस 3 ले लीजिए। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, कहाँ से, तो बच्चा जी आपको एक बार अपने बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, भले आप नहीं पढ़ते हो, कितने आप गलती करते हो। देखिए आप गुरुकुल आश्रम में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप, कोचिंग का नाम भी कितना सुंदर है, गुरुकुल आश्रम, और यहाँ के छात्र भी कैसे हैं, मतलब ब्रह्मचारी हैं, सुंदर आचरण के हैं, तो आप लोग सब कुछ जो भी बताया जाएगा उसको करेंगे। आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो एक बार अपने सारी चीज़ को थोड़ा समय निकाल के धीरे धीरे पढ़ेंगे। सर पेपर तो सामने आ गया है, बोर्ड आ रहे हैं, टेंशन मत लो, बोर्ड क्या है, टेंशन क्या है, उसका इलाज है क्वेश्चन बैंक। फिर आपको अपने कौन से पढ़ना है, पूरा बुक रीड कीजिए, ठीक, सब टॉपिक पढ़िए, जितना इसमें दिया है A to Z लाइन पढ़िएगा, ठीक। सर आप पढ़ा दीजिए, नहीं ये संभव नहीं है, आप पढ़िएगा। मेन टॉपिक हम बात कर रहे हैं, तो अभी दिखा दूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कब से आपसे, कौन सी एक्टिविटी है। देखिए ये वाला, ये मैं तीनों किसकी बात कर रहा हूँ, एक्टिविटी की, ठीक हो गया ना। हाँ सर चलो अब देखिए इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कहता है कोई रस्टिंग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ शुष्क हवा है, हवा तो है लेकिन पानी नहीं है, निर्जल कैल्शियम को इसमें डाला गया था, मतलब वही क्या बोलते हैं, कैल्शियम निर्जल था, शुष्क हवा कैल्शियम था जो, और ये हवा था, हवा होते हुए भी जंग नहीं लगा क्योंकि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड अवशोषण कर लेगा। इसमें जो अपने हवा डाल दिया, लेकिन इसमें आप निर्जल डाला है कैल्शियम क्लोराइड,
तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, वो हवा को ही सोख लेगा, हवा को अवशोषण कर लेगा, ऑब्जर्वेशन कर लेगा, अतः O2 बचेगा। और आप पढ़ते हैं कि भाई जंग लगने के लिए 2 चीज़ चाहिए, O2 और नमी, यानी थोड़ा वाटर चाहिए, थोड़ा सही चाहिए। क्लियर क्लियर। चलो अब संक्षारण के प्रकार बचे जी। देखिए धूमिल का, तांबे का धूमिल होना, आपने देखा था कि क्या बोलते हैं कि एक विदेश में लगा है पेटिना करके एक टावर लगा है, बहुत सारे जो तांबे के बनाए गए थे, उसमें भी थोड़ा थोड़ा बची उसकी चमक अब कम होता है, तो चमक धीरे धीरे खत्म होती है। कॉपर, क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके एक भूरा रंग की सतह बनाता है, जो धीरे धीरे उसकी और हरा रंग का बनाता है ये, और ये पता चढ़ जाती है जो यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। और कॉपर कार्बोनेट क्या है भाई, जंग नहीं है, ये जंग नहीं है, एक सुरक्षा लेयर समझ लीजिए, कॉपर पे जंग नहीं लगता है, एक सुरक्षा लेयर आती है, से थोड़ा मैला हो जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, अपने पास कोई मेरे पास पूजा का थाली ओली है तो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये 2 ये थोड़ा बजे पीतल है, फिर भी देखें थोड़ा सा ये भाई नया है भाई, तो चमक रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा जो भी आ रही है ये परत जम जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए बच्चे जी देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, माँ वो क्या करती है, नींबू उम्बू का करती है। तो माँ हमारी साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन माँ कितनी अच्छी है, हमारे घर वाले कितने साइंटिस्टिक थे पहले वाले, हम लोग साइंस पढ़ के भी उसमें आज थ्योरी को रट रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पहले पूर्वज कितने पढ़े, बिना पढ़े लिखे साइंस के ज्ञान कितना था। जब भी तांबा घर में बर्तन होता था, माँ का कभी समझा, तो जब भी पूजा आ गई, छठ पूजा आ गई, कोई भी त्यौहार आ गया, माँ क्या करेगी, नींबू लाएगी, काटेगी, उसको इससे रगड़ेगी, पूरा चमक गया। क्यों सर, क्योंकि उस पर जो कॉपर कार्बोनेट बना है वो क्या होता है बच्चा जी, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, कॉपर क्या मेटल है, और मेटल के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो कॉपर कार्बोनेट बनेगा तो क्या क्षारीय है। और बच्चे तुम बताओ, क्षार को उदासीन करने के लिए क्या चाहिए, तो क्षार खत्म करने के अम्ल चाहिए। सर इस पर आज क्वेश्चन आंसर भी लाए हैं, चिंता मत करो। तो इसको आप लिख लिए, नोट हो गया प्यारे जी का, हो गया सर। बिल्कुल अब थोड़ा तेज़ में चलेंगे आज, क्योंकि हम लोगों को कार्बन और उसके यौगिक चालू करना है बच्चे जी। आपके टेस्ट एग्जाम से पहले मैं सोचता हूँ चैप्टर को थोड़ा सा एकदम डगमगा दिया जाए, पूरा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ पढ़ लें, अच्छा रहेगा। सर मैथ रुका हुआ है, मजा ही चलेगा, थोड़ा मैथ को मैनेज कीजिए आप लोग। ऑनलाइन वाले से बोल रहा हूँ, ऑफलाइन बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यूट्यूब पर भी मैं थोड़ा नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। बहुत शानदार लेक्चर आएंगे मैथ में। आप जितने लेक्चर हैं अपने ऑफलाइन कोचिंग से जाकर कंपेयर कीजिए, आपका नोट्स कितना उनसे तगड़ा बनाया गया है, आपको कितना डेप्थ में और कितना ज़्यादा क्वेश्चन कराया गया है। तो इतना कोई नहीं पढ़ाता होगा जितना हम लोग अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं, आप और हम, ठीक। पर टार्निशिंग क्या होती है, वही मैलापन होना चाहिए। अब देखो सिल्वर, अगर आपने चांदी की कभी पायल वायल माँ पहनती होगी या कभी सिकरी उकरी पहना हो, देखे ना उसमें थोड़ा वो भी धूमिल हो जाता है, धूमिल थोड़ा मैला हो जाता है, उसको टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। यानी चांदी सिल्वर की चमक कम होने होकर काली हो जाती है। तो एजी क्या करता है, सिल्वर क्या करता है, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण उसका रंग काला हो जाता है। सर कितनी अच्छी बात पढ़ रहे हैं हम लोग, सब जो जनरल यूज है जीवन में। अब संक्षारण क्या होता है भाई, संक्षारण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रस्टिंग और एक होता है टार्निशिंग। टार्निशिंग मतलब थोड़ा धूमिल हो जाना, ये जंग नहीं है, ये मैला हो गया, लेकिन ये जंग है। ये कहाँ लगता है भाई, आयरन पर लग जाता है। ये कहाँ होता है, कॉपर में, सिल्वर में, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में, जब देखा हुआ। एल्युमिनियम का देखना, तार अपने जो भी बिजली ले थोड़ा उसको ऐसे रगड़ना, फिर से एल्युमिनियम नया दिखता है, तो वो जंग नहीं है, टार्निशिंग है, मैला हो गया है, वो ठीक है, वो सुरक्षा परत है। ये खराब है, ये धातु को कमज़ोर करता है, ये कमज़ोर नहीं करता है, सुरक्षा ही देता है। ओके, आगे मजा। चलो एक से रिएक्शन देख लेते हैं, सिल्वर है और इसने क्या किया, सल्फाइड से, अपने हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन में क्या बना लिया बच्चे जी, सिल्वर सल्फाइड की परत बना लिया। और 2H2 ये क्या है, सिल्वर सल्फाइड है ये, ठीक, जो क्या थोड़ा मैला दिखने लगता है। आगे बढ़े, चलो अब देखें संक्षारण के लाभ। इससे लाभ क्या है, अरे सर संक्षारण से लाभ होता है, बिल्कुल। धातुओं के लिए पेटिना की मददगार होता है, प्रति कॉपर कुछ धातु के लिए संक्षारण अच्छा है, कोरेजन अच्छा है, जैसे कि पेटिना, जैसे कुछ धातु तांबा में मैं बताया था, ये क्या है, उसके लेयर को सुरक्षा देती है, ये जंग नहीं है कि मैलापन है ये। और ये अभेद सुरक्षा, उसको फिर कोई दूसरा कोई परत भेज नहीं सकता है, फिर उसको हम लोग एसिड लगाएंगे फिर से साफ़ हो जाएगा। चांदी मैला हुआ फिर से उसको हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन वो चांदी में अपना जंग नहीं लगा है। संक्षारक नुकसान क्या है, अब ये कोरेजन वाला इसका जो पार्ट है बहुत डेंजरस है। मैंने बताया था बच्चे जी, ये वाला नुकसान करता है, ये वाला फ़ायदा है, ठीक। बच्चे जी बहुत सुंदर नोट्स बनाए गए आपके लिए, इसको थोड़ा पढ़ लेंगे ना, एक बार नोट्स बना ले प्यारा सा, राइटिंग सुंदर रखें, मैं कहता हूँ कि वाह।
आप किसी से पीछे नहीं जाओगे। अब देखते हैं जैसे कि यहाँ CO लिखा नहीं है, कोरिजन लिखा हूँ। रस्टिंग यानी संक्षारण के नुकसान। कोरिजन, यहाँ पर कोरिजन लिखा है, वजह शॉर्टकट में लिखा है लॉस ऑफ कोरिजन है। कोरिजन का नुकसान बताया गया है कि रस्टिंग जो होता है, जंग लगना। जंग क्या है बच्चा जी? जंग लगना एक पदार्थ नॉन स्टिकली, वो चिपकता नहीं है, सिर्फ थोड़ा देर के लिए बना है, फिर झड़ जाएगा और अपना मेटल को भी खा के धीरे धीरे लेयर उतारता है। हम चैप्टर 1 में इसको बहुत अच्छे से पढ़े थे, ठीक है। ये तभी ताजी लोहे की परत की नमी को ऑक्सीजन के साथ संपर्क में लाता है और निरंतर चक्र लोहे की वस्तुओं को कमज़ोर बनाता है और इमारतों, पुलों, जिसे अपने देवी देखा होगा, हम लोग खिड़की सब लगाते हैं, सब ध्वस्त होने लगते हैं, झरने लगते हैं, ये नुकसान है। लेकिन टार्निशिंग क्या था? लाभ था। संक्षारण, अब इसके उपाय, ये भी क्वेश्चन पूछे क्या करना चाहिए। तो बच्चे हम तो एक बैरियर अपनाएंगे फिजिकल, एक सेक्रिफिकेशन प्रोटेक्शन लगाएंगे, एक इसको या तो उसको एलोइंग करिए, या तो उसको मिश्र धातु बना देंगे उस पर, या तो उस पर हम पेंट चढ़ा देते हैं, पेंट लगाते हैं, तेल लगाते हैं, इससे भी बचता है। तो इसीलिए हम लोग घर में पेंटिंग बराबर करते रहते हैं। अब बाहरी सुरक्षा क्या है? बैरियर क्या है? इसमें अगर तो लोहे पर जंग लगाए, यानी ऑक्सीजन, पानी जो जल वाष्प के बीच में जो परत पेश की जाती है, इसके लिए कुछ विधि तरीका है, जिसे पेंटिंग कर देते हैं, तेल या ग्रीस लगाते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आसान टॉपिक है, इसको जानते हैं, अब घर में यूज भी करते हैं। जरूर इसको पेंट वेंट किए हों घर में, अपने जो भी लोहे की कोई भी वस्तु, आयरन, जो भी धातु कुछ बनाया गया होगा आपके घर में, कुछ भी पाट पुर्जिए। सेक्रिफिकेशन क्या है? ये बलि देता है। जैसे कि हम लोग अधिक अभिक्रियाशील धातु की पर कम अधिक अभिक्रियाशील धातु की परत कम अभिक्रियाशील पर चढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लोहा को बचाना है, ठीक, तो उससे अधिक अभिक्रियाशील धातु का इस पर पेंट लगा देंगे, तो क्या होगा? पहले वही रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन से, वही मर जाएगा, खुद अपना बलि देकर लोहे को बचा लेगा। जैसे अपने देखो डिब्बा का बर्तन देखा होगा, खाने पीने वाले बर्तन पर नीचे जो होता है वो उसमें जिंक की या टिन की परत चढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि पहले वही रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन से, और जो मेन धातु है उसको बचा लेगा, ठीक। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, ऑक्सीजन के नमक संपर्क में आने से रोकती है और लोहे के स्थान पर जंग लगकर लोहा संरक्षित रह जाती है। और यह तरीका गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहलाती है। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी पार्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं या यसद लेपन किसे कहते हैं, ठीक। तो फिर से यहाँ लिख दिया हूँ यसद लेपन के बारे में। गैल्वेनाइजेशन क्या है, आराम से देखो, मैं नोट लिखता हूँ क्योंकि परीक्षा में पूछता है नोट। यसद लेपन में बच्चे इसको नोट कर लेंगे आप। क्या डेफिनेशन? गैल्वेनीकरण यसद लेपन एक धातु कर्मिक प्रक्रिया में जिसे लोहे या इस्पात के ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे इन दोनों धातुओं का संचालन रुक जाता है, अर्थात जंग लगना रुक जाता है। नोट, यसद लेपन क्या है? एक जिंक के पहले O2 तथा नमी से रिएक्ट करके खुद कोरिजन कर लेगा और उसको बचा लेगा। जिंक कार्बोनेट, जैसे जो बेसिक जिंक कार्बोनेट होता है, जस्ती लोहे, यहाँ जस्ता लिख लीजिए ना, जस्ते लोहे की चादर का उपयोग की जाती है। बाल्टी, ड्रम सेट, आपने देखा सब समय गैल्वेनीकरण या यसद लेपन किया गया है, ठीक। और ये अस्थायी समाधान नहीं है, लेकिन ये फिर भी अस्थायी नहीं है, क्योंकि देखना अपना जो भी दूध का डब्बा देखा, दूध का डब्बा नीचे देखना उसको, वो भी कभी जंग लगता है, बाद में वो भी खराब होता है, लेकिन ये कुछ देर के लिए अच्छा चीज़ है, 2 साल बचा कर रखता है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। तो परमानेंट के लिए क्या करना चाहिए? जैसे लोहे पर से जिंक की लेयर टूट जाती है तो फिर से वो उसे खाने लगती है। मैंने अपने जिंक चढ़ा दिया इस पर, अब जिंक इस दिन परत टूट गया, यहाँ लोहा बच गया, अब ये लोहा क्या करेगा भाई? ऑक्सीजन सभी करेगा, ये गलना शुरू कर देगा। तो ये अस्थायी इलाज नहीं है, ये अस्थायी इलाज नहीं है, क्योंकि जलन की परत O2 के साथ को पहले रिएक्ट करके कर लेगा, क्योंकि आयरन से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है लोहा है। लेकिन परत टूट जाए तो भाई तब क्या होता? तो ये रिएक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन पहले बचाता है। ये लेयर क्या करेगा? पहले देखो ऑक्सीजन से अभिक्रियाशील अपने पर कहना कार्बाइन अल्टोजन फेरारी, तो जस्ता जो होता है आयरन से मोर रिएक्टिव है, ये पहले ही ऑक्सीजन से करेगा, तो पहले खुद ये खराब होगा, बाद में इसको बचाता है, यानी अपना बलि देकर उसको बचाता है, ठीक। अब अंतिम टॉपिक है चैप्टर का एलॉय। हम पढ़ेंगे एलॉय के बारे में, मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु क्या है? 2 या 2 से अधिक, इसको डेफिनेशन में लिख लिए, इसको भी दोबारा भी लिखवाया हूँ। इससे क्या होता है बच्चे? शुद्ध लोहा को गर्म करने पर आसानी से खींचा जा सकता है, लोहे के कार्बन के साथ मिश्रित किया जाता है और यह कठोर मजबूत हो जाता है। नोट, मिश्र धातु समांगी या विसमांगी दोनों हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस दोनों हो सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का नाम मैं बहुत सुना होगा अपने, ये सब बोल रहे हैं घर में स्टील का दरवाजा लगाएं, स्टील का वो क्या लगाएं, बैरियर लगाएं, जहाँ
बाउंड्री लगाएं घर में, सब अपने बिल्डिंग में को लगाते हैं क्योंकि इसमें जंग थोड़ा जल्दी नहीं लगता है, क्योंकि क्या मिश्र धातु से बना हुआ है। और कैसे बना स्टेनलेस स्टील, ये आयरन प्लस कॉपर निकल से बना है। और ये कॉपर क्या करता है भाई, संक्षारण से रुकता है। क्रोमियम सीआर, मैं कॉपर समझ, क्रोमियम से मिलकर बनाइए। ठीक, अब क्या आप जानते हैं, इसको तो बुक से कर लेना है बच्चे जी, लेकिन हम समय बचाने के लिए ऐसा किया गया था। पेज नंबर 60 में जाएंगे। अब जितने भी बच्चे जी, मैं सिर्फ पेज नंबर 60 का नहीं बात कर रहा हूँ, जितने बॉक्स हैं, ये बॉक्स कोई बॉक्स हो, आप ज़रूर से बॉक्स को डील करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी तो आप अच्छे बच्चे हो, एनसीईआरटी आप पढ़ने जा रहे हो, तो जब पढ़ो तो इसको थोड़ी ना छोड़ोगे, ये तो पहले ही लिख रहा है कि आप जानते हैं। बच्चे यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि हम लोग शुद्ध धातु का मतलब आभूषण क्यों नहीं बना सकते हैं। शुद्ध धातु बच्चे होता है 24 कैरेट, शुद्ध सोने का 24 कैरेट करते हैं, तथा ये काफ़ी नरम होता है, इसलिए इसका आभूषण नहीं बना। नाक में मान लो नथुनी पहनेगी ना, उसी में से गिर जाएगा, न हो जाएगा, थोड़ा रुकेगा ही नहीं, टाइटन नहीं रहेगा। ऐसे मान लो अपने नथुए बनाए, ये मान लो कि अपने ये सोना है शुद्ध, ऐसे हो जाएगा, झुक जाएगा, बाद में नौता रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा उसमें हम लोग मिला कर पहनते, थोड़ा अशुद्ध सोना पहनते हैं, कि अशुद्ध सोना का आभूषण बनाना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग इसे कठोर बनाने के लिए कुछ इसमें तांबा चांदी मिला दिया जाता है, थोड़ा सा चांदी मिलाते हैं भैया, दूध में पानी नहीं मिलाते हो तो लोग। इसलिए भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है, सॉरी 22 कैरेट का। और इसका तात्पर्य है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग, देखो 22 कैरेट का मतलब हुआ कि यह तात्पर्य है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। ठीक, क्योंकि शुद्ध तो 24 होता है, जिसमें 22 कैरेट सोना है, तो 22 कैरेट सोना तो है, लेकिन 2 भाग का हो गया, 2 भाग इसमें कुछ मिलाया गया है, क्योंकि शुद्ध तो भाई 24 कैरेट होता है। ठीक, और आभूषण बनाने के लिए किसका इस्तेमाल, तो एकदम 22 कैरेट मारिएगा, ये 24 में आभूषण नहीं बनेगा। ये अलगम क्या है पूछ लेता है पेपर में, अमलगम क्या है। यदि कोई धातु पारद है तो इससे मिश्र धातु को अलगम कहते हैं। चलो इसको मैं क्वेश्चन बैंक में कर लेंगे कवर, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा कि प्राचीन धातु, इसको नोट्स में लिखना तो लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। कहता कि लगभग 400 ईसा वर्ष पूर्व लौह कर्मियों ने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लोह का स्तंभ बनाया था, जिन्होंने जंग से पिटवा लोहे के बचाने के लिए विधि का विकसित किया। संभवतः पृष्ठ मैग्नेट ऑक्साइड आयरन फिर Fe3O4 का पतली परत बनाने के कारण ऐसा, जिससे पहले स्तंभ पर कई उपचार प्रक्रम किए गए हो सकता है विभिन्न लवणों या मिश्रण के से इसे रंगा कर फिर से गर्म कर इसका समन किया गया हो। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा और 6 टन यानी 600 kg का है। ये दिल्ली में एक है लोहा का एक भवन है, ये कभी अभी तक ऐसा ही है। तो ये संभवतः ऐसा बताया जाएगा, उसमें जरूर कुछ पहले भी साइंस का इस्तेमाल किया गया होगा जो है। ठीक, तो भाई फिर से सुन लीजिए, जितना क्या आप जानते हैं इसको जरूर लिखिएगा। मैं बता दिया हूँ, पेज नंबर 60 का था, यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है, एकदम 100% बनता है। मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। कुछ मिश्र धातु का उपयोग है बच्चे जी, अब यहाँ उसको गुणधर्म जान लीजिए। पीतल कैसे बना, पीतल पूछ लेगा, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जस्ता का। कॉपर इतना है, ये है। ठीक, गुण भी लिख दिया हूँ और यूज भी लिख दिया हूँ। कांसा भी याद रखिएगा, कांसा पूछा गया था, तो कांसा कॉपर और टिन का क्या मिश्र धातु है, कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। सर सिंबल हमको याद नहीं हो रहा है, सिंबल याद नहीं तो आपको केमिस्ट्री नहीं आएगा। कॉपर एसन से टिन, ठीक, आपको याद करना पड़ेगा बाबू जी। जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर इतना परसेंट है, जिंक कितना है और निकल 20% है। ठीक, गुण और उपयोग सब कुछ लिखा गया है, गुण उपयोग सब लिख दिए हैं। ठीक, सबको नोट कीजिए, सबको नोट कीजिए और याद कीजिए, याद रखने पड़ेंगे आपको। चलो, अरे रोल गोल पे, रोल गोल के जब माँ बोलते हैं रोल गोल सोना ला दो, रोल गोल क्या है, सस्ता आभूषण होता है सोना, लगता है सोना ही है लेकिन रोल गोल है, रोल गोल। चलो, अब मिश्र धातु का उद्देश्य, भाई इसका उद्देश्य क्या था, मिश्र धातु को बनाने का फायदा क्या था, धातु को कठोर बनाने के लिए, तन्य बनाने के लिए, गलनांक कम करने के लिए, संक्षारण से रोकने के लिए और विद्युत का चालकता को कम करने के लिए। ठीक हो गया। चलो आखिरी, अब संक्षारण से रोकने के लिए प्रक्रिया, ये एनोडीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोडाइजेशन पूछ ले तो एकदम याद रखिएगा, क्या है एनोडीकरण। कहते हैं कि एनोडीकरण एक इलेक्ट्रोलाइटिक निष्क्रियता प्रक्रिया है जिसका उपयोग धातु के हिस्से की सतह पर न्यूट्रल ऑक्साइड यानी प्राकृतिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब उदासीन ऑक्साइड बोले, प्राकृतिक न बोले, इसको उदासीन बोले, उदासीन ऑक्साइड परत को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर एल्युमिनियम और उसके मिश्र धातु के लिए उपयोग किया जाता है। हो गया। एनोडीकरण क्या है बच्चे, एक बैरियर प्रोटेक्शन, एक बाहरी सुरक्षा है जो भाई जंग से बचाता है और ये प्रतिक्रिया फल से एनोड पर जम जाता है, इसीलिए एनोडाइजिंग या एनोडीकरण कहते हैं। ठीक, नोट डाउन। चले, एल्युमिनियम के लिए बच्चे एनोडाइजिंग क्या है, कहते हैं एल्युमिनियम के लिए एनोडीकरण
कैसे किया जाता है। एल्युमिनियम के लिए कैसे करोगे, कैसे करेंगे, सिंपल है बुआ जी। एनोड पर आपको पता है कि भाई एक एनोड लेंगे, कैथोड लेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी से जोड़ देंगे। कैथोड पर क्या होता है बच्चे, हमेशा रिडक्शन होता है, एन एच प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होगा वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और एनोड पर क्या होगा बच्चे जी, एनोड पर हमेशा क्या होता है बच्चे जी, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपने जमा हो जाएगा अपना आके। चलो इसमें हाँ, इसमें अम्ल कौन सा मिलाएंगे बच्चे जी, तो इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो विद्युत अपघट्य के में काम करता है, जो विद्युत अपघट्य है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है बच्चे, एनोड पर क्या है 4AH O2 प्लस 2A2 4 इलेक्ट्रॉन। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन का बच्चा जी आपको बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इस पर एक पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है और एक पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो एनोड पर क्या होगा बच्चे जी, इसमें जिसके इसमें OH 4H है, ये क्या करेंगे 2, इसमें का ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये लॉस करेगा अपना, ये ऑक्सीजन लॉस करेगा और 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और ये क्या करेंगे, फिर से ये O2 फिर से ये O2 रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम से और ये बनाएगा Al2O3। और ये क्या होगा बच्चे जी, ये एक जंग नहीं है, ये फायदा की चीज़ है। आपने देखा एल्युमिनियम थोड़ा मैला लगता है, ये क्या है, अभेद सुरक्षात्मक और साथ में अप्रतिक्रियाशील परत है, जो धातु से क्या करता है, जो धातु को जंग लगने से बचाता है। और उसको कैथोड पर क्या होता है भाई, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा था, तो वहाँ पर हाइड्रोजन 2 बन रहा था। ठीक, और एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पेपर में आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हम लोग तैयार हैं, पूछे तो भी करके दिखाएं। बस एक छोटा डायग्राम बना दीजिए, कैथोड ने दिखाई, थोड़ा सा 2 छोटे छोटे डायरेक्शन लिख दीजिएगा, आपके काम हो गया बस। अब इसके आगे आपको करना है NCERT के कुछ क्रियाकलाप। देखिए बच्चे, इसमें क्रियाकलाप बहुत दिया गया है, हम तो सब अभी नहीं करा सकते ना बच्चे जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रियाकलाप छोटे छोटे हैं, अच्छे एकदम आसान है। अब आपका ड्यूटी मैं सुना रहा हूँ, समय निकल कर क्रियाकलाप 3.1 सब क्रियाकलाप पढ़िएगा, उसमें से कुछ आपको ज्ञान मिल जाएगा। हम कुछ आज लाए हैं आपके लिए नोट्स बना के, जो थोड़ा महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ प्रश्न शुरू करते हैं बच्चे यहाँ से भी। ये करा दिया था क्या, मैं आपको थोड़ा देखने दीजिए। नहीं, ये हो चुका है, यहाँ से नहीं, ये करा दिया गया था। हाँ, ये सब करा दिया गया है, आपको कराना है आज। यहाँ तक पढ़ाया गया था, याद आ गया। ये कुछ ये नया नोट्स है जो ये सर बनाया गया था, और पुराना आपको दोनों आपको कंटेंट थोड़ा रिवाइज नोट्स मिल रहा है, थोड़ा अच्छा कंटेंट भी दिया जा रहा है ज़्यादा पहले से ज़्यादा, कि बच्चे इस बार श्योर रहें कि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरना है। चलो क्या करें हमसे, लेकिन आप नॉलेज के लिए पढ़ें, आप ज्ञान के लिए पढ़िए, क्योंकि आपकी क्लास जब आएगी पर बहुत बड़ी होने वाली है। और मुझे लगता है कि बच्चे जी आपको पढ़ लिख के कुछ अगर बनना चाहते हैं, कुछ जो कोई आपको जॉब के पीछे जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्ट के क्लियर होना चाहिए। आप इसके लिए आपके गार्जियन साथ मेरे हिसाब से पढ़ा रहे हैं। आप तो पहले अच्छा व्यक्ति बनिएगा, अच्छा इंसान बने बच्चे। अच्छा इंसान बनने के बाद भी आपको कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, जीवन है, जीवन में कुछ पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको भाई 2 जॉब आएंगे, एक तो प्राइवेट जॉब करें या गवर्नमेंट करें। तो गवर्नमेंट में आपको बहुत सारी सुविधाएं पैसा से मिल जाती हैं, तो उसके लिए आपको नॉलेज ज़्यादा करना पड़ेगा। और अच्छे इंसान तो दोनों कैसे बनना है, चाहे आप प्राइवेट जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब करें, एक बेहतर इंसान होना सबसे पहले बड़ा कर्तव्य है। चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, जहाँ हम पढ़ेंगे कुछ बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दिया गया था। धातु तन्य होते हैं, अधातु तन्य नहीं होते हैं, धातु को आघात बढ़ते होते हैं, जिसे हम लोग पीट के चादर बना सकते हैं, और नॉन मेटल नहीं होते हैं। धातु में चमक पाई जाती है, धातु में चमक नहीं पाई जाती है। इसी तरह बच्चे जी आपको रासायनिक गुण के आधार पर उनका अंतर नहीं पढ़ाया गया था आपको, इसको हम थोड़ा यहाँ पर लेते हैं। चलो, तो इसमें क्या था, ये सब जल से अभिक्रिया करेंगे, कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करे तो क्या केमिकल गुण है, ये रासायनिक गुण है। तो धातुएं जल से अभिक्रिया करने के साथ बच्चे धातु ऑक्साइड बनाती हैं या धातु के हाइड्रोक्साइड, दोनों बना सकती हैं, दोनों बनाएगी बच्चे जी, दोनों। सर इसलिए नोट्स ढक लेते बच्चे, थोड़ा उसको फील दिलाना है। मानता हूँ तेजी में पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम लोग कंसेप्ट छोड़ के निकल जाएंगे, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। चले, धातु भाई जल के साथ अभिक्रिया करके मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कब ऑक्साइड बनाएगी, कब हाइड्रोक्साइड बनाएगी, तो क्या कहिएगा, तो फंस जाएंगे। लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं, योद्धा, हम लोग अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को टेंशन नहीं है। आप मेरे बच्चे बिल्कुल उनको ज़रूर जवाब दीजिएगा। इसके लिए 2 केस बताइएगा। अगर केस 1, जब मेटल क्या है हाई रिएक्टिव हो,
मेटल धातु बहुत अभिक्रियाशील हो। सर कौन धातु अभिक्रियाशील होता है? अरे भाई आपने पढ़ा था ना कि पोटेशियम, सोडियम, कान्हा, कार्बन, हाइड्रोजन, फेराइड, ठीक। तो सबसे ऊपर था क्या? सोडियम, पोटेशियम। ये तो अगर धातु उच्च अभिक्रियाशील होगा, हाई रिएक्टिव होगा, तो बच्चा जी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, याद रहेगा। और धातु बहुत उच्च अभिक्रियाशील है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा ही करेगा, ठीक। हाइड्रोजन गैस में तो इवॉल्व होगी ही होगी, इवॉल्व मतलब उत्पन्न होगी ही होगी। हो गया नोट? हो गया नोट? हाँ सर। दूसरा केस, अब ऑक्साइड कब बनेगा? अगर मेटल क्या है बच्चा जी, लेस रिएक्टिव हो, यानी कम अभिक्रियाशील होगा, कम अभिक्रियाशील होगा और जल से अभिक्रिया करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। और हाइड्रोजन गैस तो भाई दोनों में ये तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन गैस धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करते ही करती है, ये बात फिक्स है। लेकिन कभी आपका मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगी या तो कभी धातु का ऑक्साइड बनाएगी। धातु का हो गया क्लियर? हो गया सर। चलो, जैसे कि रिएक्शन दिखाता हूँ आपको। सोडियम है, सॉलिड स्टेट में है, अभिक्रिया किया ठंडे जल से रूम टेम्परेचर पर, कमरे ताप पर। तो देखो सोडियम का है, अपने पढ़ा था उच्च अभिक्रियाशील धातु है। देखो सोडियम का है उच्च अभिक्रियाशील धातु, हाई रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम। क्या बनाएगा? अभी अपने पढ़ा कि उच्च होगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड। देखो 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 प्यारे जी, हाँ सर बहुत अच्छा कंसेप्ट सीख लिया हमने। चलो, धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके, सॉरी कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। द रिएक्शन इज, लेकिन क्या है, थोड़ा रिएक्शन थोड़ा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, इसलिए लिखे हम द रिएक्शन है कंसिडर्ड वायलेंट, थोड़ा रिक्सी हो सकता है। चलो, हिंसक बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन जल ठंडे जल से रूम टेम्परेचर हो गया कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। तो कान्हा कार मांगे अल्ट्रोजन, कान्हा कार मांगे कार कैल्शियम तो उच्च में आता है, सब उच्च अभिक्रियाशील है। चलो, पोटेशियम ये भी खतरनाक है, यहाँ भी क्या बनाएगा बच्चा जी? हाइड्रोक्साइड। आ रहा है हाइड्रोक्साइड? हाँ सर समझ में आ गया कि अगर उच्च अभिक्रियाशील धातु होंगे तो जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अब मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धीमी प्रतिक्रिया करता है, लेकिन गर्म जल से जैसे करेंगे तो ये क्विकली रिएक्शन करता है। ठंडा जल से तो रिएक्शन नहीं दिखाता, लेकिन गर्म जल से बहुत जल्दी रिएक्शन दिखाता है। चलो, जैसे देखिए मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर, गर्म जल लिए, ठंडे जल में अभिक्रिया नहीं दिखाएगा, गर्म जल में। बच्चा जी ये आपको सब पढ़ा दिया गया है। कब? जब हम आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ा तो वहाँ सब पढ़ाए हम सब। जिंक और एल्युमिनियम जैसी कुछ धातु हैं जो केवल स्ट्रीम से, केवल भाप से ही अभिक्रिया करती हैं, ठीक, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हो गया? चलो, अब देखिए जिंक और एल्युमिनियम जैसी कुछ धातु हैं जो केवल भाप से ही अभिक्रिया करती हैं। जिंक सिर्फ स्टीम, ठंडे जल से नहीं करेंगी, सिर्फ इनको स्टीम चाहिए तब करती हैं, ठीक। और देखो मैंने बोला था ये क्या है, क्यों सर क्यों ठंडे जल से नहीं कर पाएंगी? क्योंकि कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव वाले क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। जिंक धातु है तो जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम मेटल है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक। बनाएंगे ना बनाएंगे सर? हाँ, इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए। क्या है सर? आयरन लोहे धातु सामान्य परिस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन लाल तप्त लोहा खूब गर्म होगा, अगर उसमें वाष्प से अभिक्रिया करेंगे तब कर लेगा। गर्म जल से नहीं करेगा, लोहा पिघला पूरा लाल होना चाहिए, हीटिंग, अब उस पर करें तो करेगा ये, तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। तो देखो यहाँ भी ऑक्साइड बनेगा। बच्चा जी यहाँ पर देखें Fe3O4 बनेगा जब धातु लाल तप्त लोहा जल से अभिक्रिया करेगा। वाष्प, जल वाष्प कैसा है बच्चा जी? वाष्प है, स्टीम के रूप में है, ये स्टीम है, स्टीम के फॉर्म में। तो बच्चे यहाँ पर Fe2O3 नहीं बनेगा, Fe2O3 नहीं बनेगा, क्रॉस मार दिया हूँ, नहीं बनेगा, बनेगा Fe3O4। क्या बनेगा? Fe3O4, ठीक। इसको याद रखेंगे आप बच्चे, मत इसको ज़्यादा लिख देते नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका रिएक्शन। चलो, अधिकांश धातु अम्ल के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और कम अभिक्रियाशील धातु जैसे कपर, लोग आदि सिर्फ तनु अम्ल के साथ से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं उत्पन्न करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं, जैसे मेटल, डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये क्या है? ये जनरल रिएक्शन है, सामान्य अभिक्रिया है। इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में जनरल इक्वेशन। अभिक्रिया तो रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है ये, जो आपको आने चाहिए। सामान्य अभिक्रिया है, जो सामान्यतः होती है, ये पता होना चाहिए। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्लियर? और सर थोड़ा सा बच्चे जी आपको यहाँ थोड़ा ये
अब जानते हैं छोटा बच्चा है घर में, कुछ कुछ थोड़ा जो नोट्स बना के हमारे थे थोड़ा भग भग कर दिया, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलो पढ़ते हैं इसको। ये सोडियम है, डाइल्यूट एसिड डिसॉल्व कैसा है, तनु अम्ल है, अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन निकलेगा। सोडियम क्या है, लवण है। सोडियम, अब देखिए सोडियम क्या करेगा, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल दूसरा अम्ल ले लीजिए तो भी क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। ठीक, सोडियम सल्फेट क्या है, लवण है और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा। नोट, समीकरण संतुलित करने का नियम। अच्छा सर इसको, ओहो सर यहाँ क्यों दू लग गया है, यहाँ दू नहीं लगा, यहाँ क्यों सर बैलेंसिंग का नहीं, तो चैप्टर 1 याद आ रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। चलो एक बार क्विकली रिविजन कराते हैं। जब भी आप रिएक्शन मेटल धातु को समीकरण को संतुलित कीजिएगा तो पहले मेटल को कीजिएगा, याद कीजिए। धातु को संतुलित कर, कभी समीकरण को संतुलित करना पहले किसको करेंगे आप, मेटल को, धातु करेंगे, फिर किसको करेंगे, नॉन मेटल को करेंगे, उसके बाद किसको करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को, और लास्ट में हाइड्रोजन को करेंगे बैलेंस। याद रहेगा, ये 3 टिप याद रखें, 3 टिप्स अपने ओठ पे याद रखें कि हम किसी भी रिएक्शन को सब बैलेंस करेंगे, किसी को जैसे इसको करेंगे तो पहले मेटल को, पहले मेटल को, तो मेटल कौन है, मेटल कौन है तुम्हारा, ये है सोडियम। तो सोडियम मेरे पास सब अभिक्रिया तो ऐसे होगी, अभिक्रिया तो ऐसी होगी, ऐसे होगी, HCl ऐसा हुआ था। इसको करके बताएं तो मजा आएगा, करके बताएं तो बच्चों को फील आएगा। ये रिएक्शन सोडियम अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण, तो कौन सा लवण, सोडियम लवण बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो जाएगी। सर ये बैलेंस कीजिए इसको। देखो मैंने क्या बोला, पहले मेटल कीजिए, तो मेटल कौन है, सोडियम, सोडियम है मेटल, कीजिए, सोडियम है, सोडियम है, बैलेंस है। चलो मेटल हो गया, तो फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है आपका, यहाँ पर क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। सर नॉन मेटल यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो इसको 2 बनाना है, हाइड्रोजन को 2 से गुना कीजिए, 2 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब 2 क्लोरीन हो गया तो भाई हमारे पास इधर कितने क्लोरीन है, एक सिंगल क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, सिंगल है, तो 2 क्लोरीन बना दिया। अब देखें जैसे 2 से गुना किया तो बच्चे जब 2 सोडियम हो गया, 2 क्लोरीन तो हो गया लेकिन 2 सोडियम भी तो हो गया ना, तो 2 सोडियम कर लीजिए। यही तो बैलेंसिंग का खेल है। आया मजा, आया मजा। चलो चलो बहुत प्यारे सुंदर बालक आप लोग। केमिस्ट्री को बच्चे जी हम लोग जो है ना, हम लोग को तो नहीं आता था बच्चे, जो आपके एज के थे हम लोग, तो हमको कोई समझाने वाला था नहीं। बहुत 2007 में हम परीक्षा दिए बच्चे जी, 2007 के हम लोग मैट्रिक हैं। पूरा जमाना, पूरा क्या बोलते थे हम लोग, उसमें हम लोग गाँव के इलाके हैं, शहर में तो थे नहीं। इतना पढ़ाई बच्चे जी नीचे लेयर गिरा था इस तरह का, कुछ ना कोचिंग ढंग से ना ट्यूशन। आपका ज़माना कितना अच्छा है, आप बैठे बैठे घर पे ऑनलाइन पढ़ लेते हो, सब सारे चैनल, अच्छे अच्छे चैनल आपके पास पड़े हुए हैं, जिनसे पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। ये आपको आज़ादी देता है कौन सा, ये आपका 4 जनरेशन, 4G बोलो या 5G बोलो। हम लोग के समय 2G भी नहीं था, यहाँ लाइट तो नहीं थी गाँव में। चलो तो बच्चे जी इसका बेनिफिट उठाएं, आपका जनरेशन बहुत तगड़ा है, आपका कंपटीशन भी तगड़ा हो गया है, आप इसको लाभ उठाएं। ये थोड़ा बच्चे ने थोड़ा रफ किया है तो इसमें भोग देता है। नोट्स अच्छा है, नोट्स सही लिखना है, ऐसा मत सोचिए कि इसको काटा गया, काटा नहीं गया, बच्चा इसमें थोड़ा गलती से, नादान वाला के उसको क्या पता, भोग दिया। चलो हम लोग समझदार हैं, इसको थोड़ा समझ लेंगे क्या करना है हमको। एक केस आया, आयरन जो है बच्चा जी तनु अम्ल के साथ और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धीमी अभिक्रिया करता है और जस्ता और एल्युमिनियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है। कैसे, और आपको पता भी है, अपने रिएक्टिविटी याद की है, आपने रिएक्टिविटी याद की है कैसे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, लेड, हाइड्रोजन, क्यों, हजूर, आज, आओ, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो इसीलिए तो आयरन डाइल्यूट एसिड से अभिक्रिया करके फिर आयरन क्लोराइड बनाएगा, ApCl2, ठीक, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कॉपर भी करेगा तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा जी, ये वाला 2 पॉइंट जो है। अच्छा मैं आपसे प्रश्न करना था, मैं तो भूल गया था। चलो आयरन अगर लोहा था तो अम्ल की सब अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकला। लेकिन यहाँ बताया कि भाई जस्ता एल्युमिनियम की तुलना में कभी कैसिल है। लेकिन अब मैं आपसे बोलूँ कॉपर सल्फ्यूरिक कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर सोच रहे हैं कि कॉपर क्लोराइड बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा जी, अरे भाई क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कौन कर सकते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कौन कर लेगा, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर कहेंगे इसके ऊपर वाले सब। इस कॉपर तो हाइड्रोजन से में नीचे आता है, यहाँ आता है, ये कहाँ से इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो नो रिएक्शन काट दीजिए, गलत, नो रिएक्शन होगा, कॉपर इससे नो रिएक्शन होगा, काटा हूँ, ये काटिएगा जरूर, नोट्स में अभी काटिएगा, बड़े अक्षर से, नहीं होगा नो रिएक्शन, ठीक है। कोई भी हमने सभी करें नहीं करेगा अभिक्रिया। और ये बच्चे ने रफ किया है, मैं यहाँ थोड़ा पढ़ता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है क्योंकि, क्यों ऐसा, क्योंकि कॉपर लेस देन
कॉपर लेस देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए नहीं रिएक्शन होगी। रिएक्टिव सीरीज में आपने देखा था, अतः कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ये नोट्स में लिखना है। हो गया, बस इस पेज में थोड़ा सा बच्चा लुफ किया है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि लवण विलयन के साथ अगर हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, उसके साथ धातु की अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो पहला केस, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु के लवण के विलयन में विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। लवण विलयन में अगर हम धातु से अभिक्रिया करेंगे तो जो धातु मजबूत होगा अपने से कम वाले को डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ठीक है, चलो और कर देगा। नोट्स लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, लवण से विस्थापित कर देगा। पहला केस देखते हैं। अब यहाँ पर केस चलेगा। चलो जैसे मैं आपको केस दे रहा हूँ एक, जैसे आपके पास जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो क्या करेगा, जेडन अपने पर था काना कर्मांगे में, इसको एक्शन को यहाँ भी रखता हूँ, ठीक रहेगा। चलो, तो आप देख रहे हैं कि जेडन अपना क्या था, काना कर्मा अल्टोजन यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, कॉपर यहाँ जी है। तो जेडन तो बहुत ऊपर है, तो कॉपर उधर डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बना लिया क्या जेन। अब आपसे मैं ये पूछूं कि अब इसी रिएक्शन को मैं यहाँ लिख दिया हूँ ZnSO4 और यहाँ कॉपर लिख दिया हूँ, क्या ये रिएक्शन होगा? बोलो, हो जाएगा? करोगे बताओ जल्दी, यस नो बताओ क्या होगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? ओ चलो हटाते हैं। अगर कोई बच्चा सोच रहा था कि कॉपर जस्ता को हटा देगा, बच्चा जी अगर ये पहले लिखा होगा ये बाद में, तो संभव नहीं है। देखो जस्ता है कॉपर संबंध, लेकिन कॉपर इधर है। अब ठीक, कॉपर के बिल्कुल ये नहीं होगा रिएक्शन, नो नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया लवण विलयन के साथ धातु की प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है, ये रिएक्शन नहीं होगा। जस्ता तो पहले ऑलरेडी से मजबूत है, होगा नहीं, कॉपर उसको नहीं हटा पाएंगे। ठीक, देखो बच्चे इसमें एक नियम क्या है, इसमें एक नियम आपके एनसीईआरटी में दी गई है। जो मेटल वन, अब जिससे रिएक्शन करेंगे ना, इधर देखिए आप, इधर एक मेटल लिख रहे हैं, इधर एक मेटल लिख रहे हैं, लेकिन पहले आप मेटल वन जो लिखेंगे, उसके बाद मेटल जो दूसरा सॉल्ट वाला विलयन में लिखेंगे, जो एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस लिखा गया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव, ये वाला कम अभिक्रियाशील होना चाहिए। ये वाला तो अधिक अभिक्रियाशील हो गया, तो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील हो गया है। इधर वाला हमेशा जो भी विलयन होगा वो कम अभिक्रियाशील होना चाहिए। ठीक, याद रहेगा? हाँ, मैं नोट में लिख दिया हूँ। मेटल वन मेटल सॉल्ट टू से, ये मेटल जो टू होगा वो लेस होना चाहिए मेटल वन से, तभी मेटल जो वन है सॉल्ट को ले लेगा और M2 को वहाँ से हटा डिस्प्लेस कर देगा, तभी विस्थापन अभिक्रिया होगी। चलो, ये तो भाई नीला होता है। अब देखिए आयरन था, कॉपर से अभिक्रिया करके बनेगा, हल्का हरा कर देगा, नीला तो था, इसको कॉपर से क्या नीला तो था, इसको ग्रीन कर देगा, येलो ग्रीन कर देगा, हल्का हरा कर देगा। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग नॉन मेटल की रासायनिक प्रॉपर्टी, जो थोड़ा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको चैप्टर 2 में पढ़ा दिया गया है। अम्ल क्षार लवण में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिविजन करा देंगे बच्चे, इसमें आपके एनसीईआरटी थोड़ा सा लाइन दिया है तो ड्यूटी बनता है। चलो, अधातु जो होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाते हैं, अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, और फिर जो ये अधातु जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, फिर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके एसिड बनाएगा। क्यों बताओ, क्यों जल्दी बताओ। अधातु नॉन मेटल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, फिर नॉन मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्ल बना दिया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था सर, क्योंकि अधातु ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। वो सर कितना अच्छा कंसेप्ट, यही से तो MCQ बच्चा को रटा देता है। हम लोग काहे का ऑब्जेक्टिव रटे, हम लोग MCQ ऐसे ही याद हो गया है, नोट्स बनाते तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन तो ऐसे ही आ रहा है, आप फर्स्ट डिवीजन तो ऐसे ही कर रहे हो, लेकिन अच्छे स्कोर के लिए पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें। कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम जल से क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। इससे पता चलता है कि अधातु की जो मेटल ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और ये क्या करेगा, ये कार्बोनिक एसिड नीला लिटमस को लाल कर देगा। अम्ल है, अम्ल लाल को नीला को लाल करता है, और नीला ABR हम पढ़ते ट्रिक इसका, हम पढ़े थे ABR एसिड ब्लू टू रेड करता है, ब्लू टू रेड, ब्लू मतलब नीला को लाल करता है, ABR ट्रिक है इसका। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग
रिएक्शन विथ सल्फर के साथ ऑक्सीजन। अब रिएक्शन ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन, अब सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड को इसको हम जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल मत कह देना, H2SO4 मत कहना, H2SO3 बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का बनता है जब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी तब, लेकिन यहाँ पर वो हम हर बार नहीं होती है। ठीक, अब फास्फोरस की अभिक्रिया करेंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी हम पढ़ रहे हैं कि नॉन मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन से। तो फास्फोरस की कैसे एग्जिस्ट करता है, P4 में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। बैलेंस कर रहे हैं तो 2, यहाँ क्या लगाया 4, यहाँ तो 4 था, यहाँ 5 लगाएगा कि ऑक्सीजन 5 है तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ 5 दूना 10 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 5 दूना 10 ऑक्सीजन और 2 दूना 4, बैलेंस्ड है। अब फिर ये वाला जल से भी करके बना देगा अम्ल, फास्फोरिक अम्ल बना लेगा। कितना अच्छा कंसेप्ट है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलो अब अधातु जल देखो, नॉन मेटल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अधातु जो होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, जल के साथ या अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जल के साथ या अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, तो जल के साथ सल्फर को की अनुपस्थिति में है की अभिक्रिया। ठीक, तो सल्फर से ऑक्सीजन बने, ये नहीं होगा रिएक्शन। देखो क्यों नहीं होता है, क्योंकि अशुद्ध जल के साथ, क्योंकि अधातु जो होते हैं जल के साथ अभिक्रिया इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हाइड्रोजल देखो जल में क्या होता है H+OH-N। अब बच्चे देखो ये तो प्लस है, मेटल में क्यों हो रहा था कि मेटल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है और नॉन मेटल तो लेते हैं। अब इसको भाई देखो, इसको हाइड्रोजन को जल में से हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और नॉन मेटल के पास तो ऑलरेडी बच्चा जी एक इलेक्ट्रॉन की ही कमी होती है। नॉन मेटल तो नहीं देगा ना भाई, नॉन मेटल जो होते हैं नहीं देंगे, क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, जैसे जिसके कारण जल से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए अधातु जो होते हैं अम्ल से या जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है नहीं, वो तो लेते हैं, वो तो एनायन होते हैं, वो तो रिनायन होते हैं, धातु तो चाहिए। चलो अधातु तथा अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं, यहाँ लिख दिया नोट में कि अधातु जो हैं जल तथा अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था पेपर में कि धातु में रासायनिक गुण, भौतिक गुण के आधार पर अंतर बताएं, भौतिक गुण के आधार पर अंतर बताएं। तो ये खुद से लिखिएगा, कैसे लिखना है कि धातु अघात बढ़ते होते हैं या नहीं होते हैं। आपको शुरू में पढ़ाया गया था, आपको शुरू में पढ़ा दिया कि ये क्वेश्चन खुद से कर लेना है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कहाँ कराया गया था, आपको जो लेक्चर शुरू किया गया था शुरू में वही पढ़े थे हम लोग, पहले लेक्चर के वही पढ़ाइए। देखें ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये जो यहाँ पर होता है नॉन मेटल में नहीं होता है। दो तीन अंतर बता दीजिएगा। देखें अधातु के भौतिक गुण, इसमें नहीं होता है, इसमें चमक नहीं होता है, कठोर नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं। ठीक, धातु में क्या होता है, ये दोनों कर लिख देना, इसमें होता है तो इसमें नहीं होता है। तो मैं लिख दूँ कि नोट से कर लेना है खुद से, ये क्वेश्चन अच्छा है कर लीजिएगा। ये कह रहता हूँ मैं, धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर अभी तो आपने किया, मैं दोनों का रिएक्शन करके दिखाया हूँ, धातु का और अधातु का दोनों का रिएक्शन किया गया, उसके आधार पर अंतर लिखना है तो मैं खुद से लिख दिया हूँ। अब इसको लिख लीजिएगा, ठीक, नोट हो जाएगा और याद भी रखना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। ठीक, आपको इसमें समझाना क्या है, इसमें समझाना मुझे ये वाला दूसरा ऐसे जल्दी पढ़ देता हूँ। धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का, देखो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं और क्या बनाते हैं, कैटायन। और अधातु क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और बनाते हैं एनायन। जैसे मैग्नीशियम 2+, ये एक आयन, दो, ये सब दिए हैं, इलेक्ट्रॉन तक दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, क्षारीय। और ये क्यों करते हैं, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, जो आपको बेसिक लेक्चर में पढ़ाया गया है। क्षारीय ऑक्साइड के कुछ धातु जो होते हैं क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। जैसे कि आपसे पूछा है कि एम्फोथर्मिक ऑक्साइड के उदाहरण बताइए, तो ये दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। क्यों उभयधर्मी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों धातु के ऑक्साइड जो है अम्ल से और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करेंगे। ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए इसे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, उसको भी मैं यहाँ पर रिवीजन करा दिया। ठीक, और देखिए क्यों, और इसका क्या है चाहिए, अम्लीय ऑक्साइड से कुछ अधातुएं उदासीन भी बनाती हैं, जैसे कार्बन, ये क्या है, उदासीन है। अम्लीय ऑक्साइड से अभिक्रिया करके कुछ धातुएं उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, चलो
अब ये सब आसान है, तनु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन दे रहा था, ये नहीं दे रहा था, ये तो अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है सर, हो गया हो गया। 5 अंतर बहुत है, परीक्षा में आपसे खूब से खूब 2 या 3 अंतर पूछे जाते हैं, इजीली कर लीजिएगा। प्यारे बालक हैं, सुंदर बालक हैं। नोट नोट नोट, चले नोट भाई। CO2 बच्चे जी अम्लीय ऑक्साइड है, और CO क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। अंतर सिर्फ ऑक्सीजन का परमाणु का है, 2 है तो भाई अम्लीय हो गया, सिंगल है तो भाई उदासीन हो गया। अब क्रियाकलाप NCERT 1 शॉट, यहाँ से हम लोग NCERT 1 शॉट करने चल रहे हैं। आखिरी लेक्चर है बच्चा जी, आखिरी यहाँ इधर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो क्रियाकलाप से हम शुरू करेंगे। क्रियाकलाप 3.5 डायरेक्ट लिया हूँ, 3.1, 3.2, 3.4 आप खुद से कर लीजिएगा। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 खुद से कीजिएगा। अब आप लोग NCERT खोल के बैठ जाइए। अब सब लोग अपना अपना बुक निकालिए, क्योंकि आपको यहाँ पर अब बुक की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी एक्टिविटी के सवाल हो तो अपने पास, आपके पास किताब खुले होने चाहिए। तभी मैं भी अपना निकाल रहा हूँ 3.1। ये 3.1 पढ़ लीजिए, कर लीजिएगा। 3.5 अच्छा है, करते हैं। देखो ये है दिया गया है कि एल्युमिनियम एक्टिविटी, तो भाई सर बुक से लिखना पड़ेगा, तो बिल्कुल आप लिख लीजिए घर पे, क्योंकि मैं तो भाई समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तेज़ी में चलना पड़ेगा हमको। देखें, अब सवाल पूछा गया कि भाई एल्युमिनियम में कॉपर ऑक्साइड लीजिए, एक तार लीजिए और एक क्लैंप के साथ इसको बांध दीजिए और स्टैंड में उसको बांध दीजिए, और इसको जिस चित्र में दिखाया गया है इसको यहाँ पे हीट करना है। तार के खुले सिरे पर एक मोम लगा दीजिए, यहाँ पर मोम लगा दीजिए, उसमें एक पिन लगा दीजिए, और ठीक है, और यहाँ पर एक बर्नर से थोड़ा गर्म कीजिए। और थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं आप भाई, क्या देखेंगे आप जानते हैं कि भाई जो मेटल है, कॉपर है, कोई चीज़ के मेटल के वायर है, तो मेटल जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। उसमें क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। यानी हीट यहाँ से और ट्रांसफर होगी, होते होते यहाँ हीट आएगी और मोम क्या होगा? पिघल जाएगा और इसमें से आर्पिन क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। यही आपने ऑब्जर्व किया। आपने क्या सीखा कि धातु में उष्मा का सुचालक होते हैं। तो इसको थोड़ा आप नोट कीजिए, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। थोड़ी बार हम देखेंगे भाई कि धातु पिघल गिर जाएगी, धातु एक साइड नहीं गिरेगी थी, और दूसरा साल पर धातु की तरह पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, क्योंकि उसमें एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ उष्मा का चालन हो रहा है। चलो हो गया, इतना ही आपने सीखा। 3.6 देखिए, 3.6 यहाँ पर एक दिया गया है बच्चे, यहाँ पर तार जो है, तार टूटा हुआ है, तो पूछ रहा है कि स्विच ऑन करें तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ पर भाई तो सर्किट पूरा नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सर्किट को पूरा कीजिए और उसी प्रकार दिखाया गया क्या बल्ब जलता है? नहीं, बताइए ये बल्ब कब जलेगा? तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे भाई, मान लीजिए थोड़ा सा मैं धातु मिला देंगे, कोई धातु, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर, कुछ मिलाएंगे तो क्या होगा? सर्किट पूरा हो जाएगा और धातु जल जाएगा, सॉरी बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो लगाए थे कांच, जो भी लगाए थे मेटल का टुकड़ा क्या है बच्चे जी? इलेक्ट्रिक का अच्छा कंडक्टर होता है, यानी विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक। आपने ऊपर क्या सीखा? धातु उष्मा का सुचालक होती हैं, धातु विद्युत का भी सुचालक होती हैं। 3.6 से जो भी हमने ऑब्जर्व किया यहाँ लिखेंगे। ठीक, चलो अब 3.8 सर 7 क्यों छोड़ रहे हैं? 7 को से कीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि मैग्नीशियम की पट्टी का थोड़ा सा चूर्ण लीजिए, मैग्नीशियम की पट्टी तथा थोड़ा सा सल्फर का चूर्ण लीजिए और मैग्नीशियम पट्टी के दहन कीजिए, उसके राख को इकट्ठा कीजिए और उस पानी को घोल दीजिए। मैं लाल लील दोनों को डालिए। क्या क्या होता है बताइए। सारे क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, सब के सब करिए। ये बच्चे जी आपको जब नहीं बोलता सर हम PUBG खेलेंगे, फ्री फायर खेलें, तो मैं बोलता हूँ इसको खेले ना आप साइंटिस्टिक बनेंगे, आपका दिमाग खुलेगा। ये सब नहीं खेलते हो तुम लोग, खेलना चाहिए आप लोग ये सब चीज़ें। चलो तो देखो, इसमें 2 केस मैं लेके चल रहा हूँ, उसमें 2 केस लेके आया हूँ मैं। केस 1 में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में गर्म तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, सफ़ेद होता है। सल्फर से ऑक्सीजन से गर्म होता है, सल्फर ऑक्साइड बनेगा। ठीक, अब ये जो ऑक्साइड बना है क्या होता है? धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। अब देखो जैसे इसको मिलाओगे तो क्या बना? क्षार बन गया। यहाँ भी सल्फर ऑक्साइड बना था, ये क्या है? सॉरी ये धातु है, यह धातु है। और इसका क्या होता है? अम्लीय होता है। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय हो, देखो यहाँ अम्ल बन गया। सर कितना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, मज़ा आ गया सर जी, साइंस में तो मज़ा आ गया। ठीक, चलो अब क्या करोगे सर? ये क्या है? क्षार है। क्षार क्या करता है बच्चे जी? अब देखो क्षार को हम लोग सिखाते BRB ट्रिक, यानी ये जो बेस होता है लाल को नीला करेगा, यानी लाल लिटमस को नीला कर देगा। इसको हमने ट्रिक क्या सीखा है? ABR। एसिड जो होते हैं बेस को लाल, ब्लू को लाल कर देंगे, तो ये क्या कर नीला को लाल कर देगा। सर जो भी मजा आ गया सर जी। अब 3.11 फिर से बोल रहा हूँ कि बाकी खुद से करना है। 3.11 पढ़ लीजिए, सवाल क्या है जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। 2 क्वेश्चन इधर है और बाकी पॉइंट इधर है। आपने पढ़ लिया सर?
पढ़ लिया? हाँ हाँ सर पढ़ ली। चलो अब इनके पढ़ ले तो चलो करते हैं। आपसे देखो उसमें क्या पूछा कि थोड़ा बताइए हमको, कुछ बोला कि सोडियम पोटेशियम को छोड़ के बाकी का थोड़ा रिएक्टिविटी बताइए कि कौन कौन है, और उनको बताइए। तो सोडियम पोटेशियम छोड़ के अभी कैसे लेते कौन कौन होते हैं? जस्ता होता है, एल्युमिनियम, काना, कार्बन, हाइड्रोजन, फराडी, ये सब होते हैं। ठीक, अब ये क्या इनको, अगर ये मेटल है तो एसिड से धातु होते हैं, अम्ल से अभिक्रिया क्या बनते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। अभी हम थोड़ा पीछे पड़ के आए थे, अभी हम थोड़ा ओहो कट रहा है क्या, कट गया है क्या? ये तो हमने पहले लिख लिया था 3.11। चलो हो गया, बनाते हैं। जिंक और अभी इसका क्या बनेगा? यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हो गया, दो क्वेश्चन था, दोनों को अपने यहाँ बता दिया। चलो अब हम आते हैं, अब छोड़ देता हूँ मैं आपकी ये सब एक्टिविटी वाला जो इंपॉर्टेंट है मैं करा दिया हूँ। अब आते हैं आपके इंटेक्स वाला क्वेश्चन, बहुत जरूरी है। एक्टिविटी में जो हम कुछ छोड़ भी दिए हैं तो इंटेक्स वाला सवाल हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इंटेक्स सवाल बन जाते हैं पेपर में। तो पहला सवाल ये सब है कि ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे की तरफ द्रव होती है। तो कमरे की तरफ कौन होती है? कमरे पर द्रव कौन होती है बच्चे जी? धातु हो द्रव हो, तो ये क्या मरकरी था। चाकू से काटे जाने से, तो चाकू से कौन कर सकते हो? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को। उष्मा का सबसे चालक क्या होती है बच्चे? तो सिल्वर होती है और गोल्ड होती है। उष्मा का कुचालक, तो यहाँ पर धातु हैं और कुचालक हैं, तो धातु में कौन होगा? एक अपना लेड हो जाएगा और क्या मरकरी हो जाएगी। आघात वर्ध बताने का अर्थ बताइए। ये दोनों डिफिनेशन आपको लिखवा दिए गए हैं। चलो सारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी कर लेते हैं। देखो इन सब का आंसर यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है सर। आघात वर्ध देख वही पर क्या थे भाई कि धातु को पीट कर पतली चादर में बदलने की प्रवृत्ति। चलो तो ये आपको बहुत पहले पढ़ा दिया गया था, आपको ये सब याद होने चाहिए। तन्यता क्या? तन्यता क्या? तो पतली तार में बदलने की क्षमता। लंबे तार में, लंबा तार में खींचने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तन्यता बोल रहे थे, डक्टाइल बोल रहे थे। चलिए पेज नंबर 51 पे। अच्छा इसमें दोनों, हाँ इसका हो गया सब। अब आइए 51 में जो भी इंटेक्स के सवाल हैं उसको देखा जाए। ये वाला पहले आप खुद से कीजिए ना बच्चा जी। सोडियम, पहले मन में इनसे सोचिए, जल्दी सोचिए, लिखो मत सोचे। तो पहले सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा के रखते हैं? भाई आपको पता था कि सोडियम को हम लोग केरोसिन में तेल में क्यों डुबा के रखते थे? क्योंकि सोडियम क्या है भाई? हाई रिएक्टिव मेटल है, जो हाई रिएक्टिव मेटल है, जो क्या करता है? वेरी रिएक्टिव मेटल है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर लेगा? आग पकड़ लेगा। जिसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा उसमें आग पकड़ लेती है, जो क्या है उसमें दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए बच्चे हम केरोसिन में डुबा रखते हैं। केरोसिन का लेयर क्या करेगा? ऑक्सीजन को ऊपर आने ही नहीं देगा, उसमें ऑक्सीजन को ऊपर रोक देगा। ठीक, संपर्क से रुकता है, इसके लिए। हो गया? हो गया सर जी। चलो चलो अब आपसे 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 प्रश्न है बहुत सारे। चलो अगला प्रश्न। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। आपको सिर्फ इक्वेशन लिखना है। वाष्प से आयरन का अभिक्रिया करा देना है। जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम दोनों सभी इनका एक बच्चे आपके लिए समीकरण लिखना है। तो देखिए भाई, आयरन जो होता है भाप से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा, तथा हाइड्रोजन से अभिक्रिया गैस निकालेगा उसमें। आयरन जल से अभिक्रिया किया, मैंने बोला था कि Fe3O4 लिखिएगा, Fe3O4 लिखिएगा। ठीक बच्चे, यहाँ गलती से Fe2O3 मत लिखिएगा, Fe3O4 बनेगा। ठीक, याद रखिए, थोड़ा सा इसको याद रखें। मैं यहाँ स्टार लगाता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलने की संभावना रहती है, मत भूलिएगा। चलो अब बोला था कि जल से पोटेशियम की अभिक्रिया करिए और कैल्शियम की, तो पहले पोटेशियम से कराते हैं। तो कैल्शियम जल से अभिक्रिया करा दिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम को कराएंगे तो भाई क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलो, और इसमें एनर्जी बहुत निकलेगी, और इसमें एनर्जी कम निकलेगी क्योंकि कैल्शियम उतना रिएक्टिव नहीं है। तो ये कैल्शियम करती हैं, तैरने लगती हैं। कैल्शियम पानी पर ही, इसलिए कैल्शियम पानी पर तैरने लगता है, और इसमें तो भाई आग पकड़ती है, कैच। यहाँ तो भाई आग लग जाती है हाइड्रोजन गैस में, क्योंकि सोडियम पोटेशियम बहुत खतरनाक रिएक्टिव है ये। चलो 3 नंबर सवाल दोनों हो गया, इसका ऐसे करा दिया। हाँ सर, अब इसका देखिए 3 में सवाल क्या है। सवाल थोड़ा लंबा है, अपने बुक से लिखिए जल्दी से। सवाल दिया है कि भाई ABCD धातु के नमूना को लेकर बिलियन में डाला गया है। इसका परिणाम इधर सारणी में दिया गया है, सारणीबद्ध किया गया है। इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCD के संबंध में प्रश्न का उत्तर दीजिए कि बी क्या है। बी देखो, बी क्या किया है बच्चा जी? ए धातु में देखो रिएक्शन नहीं हुआ। ए धातु को आयरन सल्फेट से क्या किया? रिएक्शन नहीं किया। और कॉपर सल्फेट से क्या किया? रिएक्शन, उसको कॉपर को क्या किया है? ये धातु डिस्प्लेसमेंट किया है, जिंक से नहीं किया, इसमें कोई कुछ दिया ही नहीं है। बी वाला क्या किया है? आयरन सल्फेट को डिस्प्लेट किया है और जिंक सल्फेट को सभी क्रिया नहीं दिखाया है। सी ये सब लिखा गया। तो बताएं तो बी धातु क्या है?
तो बी धातु क्या है, पूछा गया कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो जो देखो कॉपर को कोई हटाए तो कॉपर तो सबसे नीचे आता है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट किया हुआ तो कॉपर से ऊपर कौन आएगा, काना कार्बन हाइड्रोजन फरारी। देखिए बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, कॉपर से। तो कॉपर को डिस्प्लेस किया हुआ तो ये हो सकते हैं आयरन। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, ये वाला बी वाला आयरन को ही डिस्प्लेट किया है, लोहा को किया है। तो संभव तो ये हो सकते हैं कोई इसमें से, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो ये क्या हाई रिएक्टिव मेटल है, तो इसमें से अधिक अभिक्रियाशील कौन निकलेगा, ऑप्शन बी वाला निकलेगा। ठीक, क्योंकि इसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है। ये कॉपर की है ये वाले, तो काहे कुछ भी हो सकते हैं, तो उनसे तो ये मजबूती निकला। ये तो बाकी ये तो रिएक्शन ही नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ सिल्वर नेटवर्क की हैं। तो बच्चे सिल्वर को कोई डिस्प्लेस किया है तो वो भी क्या होगा, वो भी लेस रिएक्टिव मेटल होगा। और डी में कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अरे डी में तो कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो एकदम बिल्कुल सबसे घटिया होगा ये, इसमें रिएक्शन नहीं दिखाया। तो अब देखो इसका भी आंसर लिख दिया हूँ यहाँ पर। अब 3 बार पूछा कि ABCD की घटते क्रम बढ़ाई, तो घटते क्रम में सबसे अधिक ये है, उससे कम ये है, उससे कम है, सबसे कम क्या था, डी था। ये तो कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। हो गया, तो बुक में आंसर कर दिया हूँ, बुक में आंसर कर दिया गया है। देखो थोड़ा ऐसा करता हूँ, हाँ बुक में आंसर कर दिया गया है। और ये वाला क्या करेगा बच्चे जी, पूछा था कि कॉपर और सल्फेट के बिल्ले में डालना तो क्या होगा, बी को कॉपर डालना, तो बी वाला क्या था भाई, थोड़ा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। और कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है क्या, नीला, उसको गायब कर देगा, ये हरा में बदल देगा। किस में बदल देगा, हरा में बदल देगा। ठीक, चलो नोट्स में लिखता हूँ, मैं लिखा हूँ कि नहीं, हाँ लिखा हूँ कि पहले वाला का आंसर है, दूसरे का ये हो जाएगा, तीसरे का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलो बुक में भी पेंसिल से कर दीजिएगा और नोट्स में भी लिख लीजिएगा। 4 अभिक्रियाशील धातु जो होते हैं, तनु उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिन को डाला था तो कौन सा गैस निकलेगा। अरे धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल रही थी, बच्चा जानता है इसको, क्वेश्चन से लिख लीजिएगा। जब अभिक्रियाशील धातु में तनु से अभिक्रिया कराते हैं तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल जो होते हैं डाइल्यूट एसिड से अभिक्रिया करेंगे तो सॉल्ट बोले तो भाई लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। जैसे आयरन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो फेरस सल्फेट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व हो जाएगी। चलो 5 नंबर सवाल यहाँ से लिखना है बुक से। जिंक को आयरन 3 वाले सल्फेट से अभिक्रिया के बिल्ले में डालने पर क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिख दीजिए। चलो तो क्या होगा, जिंक को जब आयरन 3 वाले सल्फेट में डालेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस आयरन डिस्प्लेट में। क्यों, क्योंकि भाई जो जिंक होता है, आपने देखिए जिंक जो होता है, जस्ता जो होता है आयरन से अधिक होता है, ऊपर होता है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये श्रेणी बहुत वैसे याद किए थे बच्चे, कन्नाकार, मांगे, अल्टो, जैन, फराडी, प्रभु, हाय, क्यों, हजूर, आज, आओ, और एक था प्लेटिनियम। ठीक था, ये बच्चे इसको ऐसे ही धुआं छोड़ा देते हैं, जिसको याद नहीं तो मैं फंसा दूँ। पेज नंबर चलते हैं अब हम 54 पर। 51 वाला सब आंसर हो गया। चलो 54 में चलते हैं। सोडियम ऑक्सीजन का मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। और इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु कैसे लिखते थे आप, जो किसी तत्व के, जो भी किसी एलिमेंट के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन बिंदु होता है। जैसे देख ले सोडियम का पूछा है तो सोडियम का लिखो पहले, के में कितना सेल, 2 इलेक्ट्रॉन, एम में 8 और एम में 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो 2 8 10 11। अंतिम क्वेश्चन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम पर 1 डॉट लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बन गया। ईजी है, बिजी है। अब ऑक्सीजन जल्दी बनाओ, अपने से बनाओ, जल्दी बना लिया। ऑक्सीजन और किसका, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का, हाँ बच्चा दोनों को बना लिया, सब बना लिया, बहुत तेज है सब। चलो ऑक्सीजन का होता है कितना, 8, 2, और दूसरे में 6 भर सकते हो कि इसमें से इसकी क्षमता 8 है, लेकिन हमारे पास 8 होता तो भर दिए। बाय में 6 तो 6 बना दो, तो 6 को आप क्रॉस दिखा दो, क्रॉस 1 2 3, चाहे आप डॉट भी दिखा सकते हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन हम लोग नॉन मेटल में तन क्रॉस दिखाते हैं, अच्छा लगता है। चलो मैग्नीशियम क्या मेटल है, 12 होता है, 2 8 10 12, 2 है तो 2 डॉट दिखा दीजिए, हो गया पहले का आंसर। चलो दूसरा आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कीजिए। हो गया, अच्छा प्रश्न भाई, परीक्षा में पूछता है। चलो सोडियम बचा जी क्या है, Na2 था, तो मेरे पास 2 सोडियम ले लिया, सिंगल, और ऑक्सीजन नहीं था, तो बच्चे ऑक्सीजन का बाह्यतम समय कितना इलेक्ट्रॉन 6, और सोडियम पे 1 है, ये सोडियम इसको 8 चाहिए, तो ये किससे ले लेगा, ये किससे ले लेगा। यानी क्या किया ऑक्सीजन, सोडियम ने क्या किया, 2 सोडियम थे तो 2 सोडियम, दोनों पर कितना चार्ज था, +1 था, दोनों पर मैं एक बार दिखाता हूँ कि +1 चार्ज था, और ऑक्सीजन इनसे ले लिए, दोनों कंबाइंड कर ली। ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों में क्या लगा बच्चे जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इसको पकड़ लिया और ऑक्सीजन ने 2 लिया इसे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ऐसे ही आप चाहें तो इसका कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला बना लीजिए खुद से,
अब दोनों को बना लिया आपने। अब पूछा है आपसे कि इन यौगिकों का आयन बताइए, दोनों कंपाउंड में कौन कौन से आयन है। तो इसमें कौन सा आयन है, इसमें है कौन सा आयन, देखिए सोडियम है, ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम पर 2 चार्ज, ऑक्सीजन पर 2 माइनस और सोडियम पर 1 प्लस था। यही आयन थे इनमें। क्लियर, कितना सुंदर, अच्छा लगा सर। और सर एनसीईआरटी धुआं धुआं हो गया। चलो अब चलते हैं, इधर आइए। ये सब पता चल गया, खनिज और सवाल इसमें, अरे भाई एक और सवाल है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। अरे भैया आपने पढ़ा था, यही देखिए, यही आंसर दिया है। देखो आयनिक यौगिक गुणधर्म कहता है कि उनका गलनांक क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होता है क्योंकि इसमें मजबूत आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए। लेकिन हम लोग थोड़ा और अच्छे से आंसर में लिखेंगे कि एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए और तुम मालूम चलोगे तुम साइंस के प्योर स्टूडेंट हो। देखो क्योंकि इसमें आयन जो होते हैं बच्चे, धनायन कैटायन दोनों मौजूद होते हैं, पहला नंबर। दूसरा पॉइंट कि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दोनों क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तीसरा कारण कि आयनिक यौगिक का गलनांक इसीलिए, इसी फोर्स के कारण, यही फोर्स जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, यही कारण से बचे धातु आयनिक बॉन्ड जो आयनिक यौगिक होते हैं उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों, यानी बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक बोले तो MP मेल्टिंग पॉइंट, और गलनांक बोले तो जी क्वथनांक को बोलते क्या बोलते हैं, BP बॉइलिंग पॉइंट। दोनों उच्च होता है, दोनों हाई होता है। चलो पेज नंबर 59 में चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो ये सब पूछेगा वहाँ पर, ऐस किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, अशुद्धि है तो उसको गैंग किसे कहते हैं, यही सब उसमें सवाल दिया है, कर लेना प्यारे जी, इसे तुम कर सकते हो। खनिज ऐस किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, फिर भी सर जी हैं तो क्या के डरते हो। लो ला दिए, खनिज की परिभाषा लिखें, हो गया। ये तुम जानते हो इसीलिए मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। ऐस पर क्या हो तुम, जिसे धातु प्राप्त करना क्या आसान हो, सुविधा और लाभदायक हो। गैंग, अरे ऐस में उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे बालू मिट्टी उट्टी सब क्या है, गैंग्स है। ये सब सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ले लेता है इसे 2 रोड में, आराम से करके आ जाने का। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये 2 धातु का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में थी, जो कभी किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो भाई देखो मैंने गला में क्या पहना है, ये पहले तो यही देखा मैंने क्या पहना है, ओ सर सोना और चांदी। ये लोग और प्लेटिनियम में हो सकता है, ये मुक्त अवस्था में रहते हैं प्लेटिनियम। ये लोग अभी 2 पूछा था तो मैं 3 लिख दिया, आप 2 ही लिखिएगा। 2 पूछा 2 ही लिख के आइएगा, 2 को पूछा है तो हम 3 लिख दिए। आप परीक्षा में 2 ही लिखना, 2 ही लिखना, सोना चांदी लिख देना काफ़ी है। 3 नंबर सवाल देखें हैं, जल्दी पहले सवाल लिखना है। 3 नंबर सवाल लिखिए, धातु ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रोग्राम को, अरे धातु ऑक्साइड है तो उससे आपको धातु प्राप्त करना था, पहले क्या क्या उसमें केमिकल हम लोग रासायनिक प्रक्रिया क्या क्या अपनाते हैं, बताइए जल्दी से बताइए। तो पहले याद करो, क्या कौन बोल रहा है कि रेस्टिंग और कैंसिलेशन करना पड़ेगा, ये गलत है। नहीं ऐसा नहीं होता बच्चा जी, धातु के ऑक्साइड है तो बहुत आसान है, सिर्फ हम लोग हीट कर देंगे। पहले करते हैं रिडक्शन, क्या करते हैं रिडक्शन, अपचयन अभी क्या करते हैं, अपचयन से क्या होगा 3 फेज में जाएगा। अगर कम रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव मेटेरियल लो वाला होगा तो हीटिंग कर देंगे, मीडियम रिएक्टिव होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसमें कुछ अपचायक मिला देंगे। और हाई रिएक्टिव होगा तो उसके लिए बच्चे हम तो लास्ट में पढ़े थे, उसको हम विद्युत अपघटनीय परिष्करण कर रहे थे, विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि से अपना रहे थे। ठीक, यही ये किसके लिए होता है भैया जी, ये कम अभिक्रियाशील ऑक्साइड वाले के लिए, कम क्रियाशील धातु ऑक्साइड के लिए, धातु ऑक्साइड। ये वाला कब बनाते थे, मध्य वाला, मध्यम क्रियाशील या मध्यम अभिक्रियाशील धातु ऑक्साइड के लिए कुछ अपचायक कार्बन मिलाते थे। और ये तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेव करते थे उच्च में, जिस तब कॉपर तांबा इस सब में, कॉपर में करते थे हम लोग हाई उच्च क्रियाशील धातु ऑक्साइड। पेपर में ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के आइएगा, नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक, चलो हो गया सर। अब आइए यहाँ पर
कहता है कि भाई जिंक और कॉपर के धातु ऑक्साइड के साथ धातु को गर्म किया जाए तो क्या होता है। तो देखो जिंक ऑक्साइड को गर्म करोगे, कहता है मैग्नीशियम और कॉपर के धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर धातु के साथ गर्म करने पर क्या होता है। धातु ऑक्साइड क्या है, जिंक ऑक्साइड। गर्म करोगे नो रिएक्शन, मैग्नीशियम करोगे तो नो रिएक्शन, कॉपर के धातु करोगे तो नो रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड करोगे तो भाई नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। यहाँ पर होगा DS लिखा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होगा। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड गर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। देखो जिंक मैग्नीशियम एवं कॉपर के धातु ऑक्साइडों के को निम्न धातुओं के साथ किसी धातु से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो भाई जिंक तो भाई बहुत उच्च होता है, कर्मांगल टूजन फरारी, जिंक में नो रिएक्शन होगा क्योंकि खुद लो है, लो वाला हटाएगा नहीं, ये इसको हटा सकते हैं। इसमें होगा विस्थापन अभिक्रिया, इसमें नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड में नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड में करेंगे जिंक से तो भाई यहाँ पर होगा DS रिएक्शन लिखा हूँ। D से डिस्प्लेसमेंट, S से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया होगी, यहाँ विस्थापन अभिक्रिया होगी। कॉपर में करोगे तो नो रिएक्शन होगा। क्यों सर, क्योंकि मैग्नीशियम, अब पूछा है इसको किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी। तो देखो यहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, बाकी जगह नहीं होगा। चूँकि मैग्नीशियम जस्ता और कॉपर से क्या है भाई, हाई रिएक्टिव है। क्योंकि हम जिंक को बचा जी मैग्नीशियम और कॉपर से कर रहे हैं जिंक से, तो जिंक तो भाई ऑलरेडी सबसे कम है, मैग्नीशियम सबसे ऊँच होता है, तो बाकी दोनों में हो रहा था। देखो जिंक केस में कर रहा था और मैग्नीशियम केस में कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नीशियम तगड़ा होता है लोग से, इसीलिए मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव होता है जिंक से और जिंक होता है कॉपर से। ठीक, यही कारण था। इसको मैं आंसर किया हूँ कि नहीं किया हूँ, पेज नंबर 61 NCERT में कर दिया हूँ, इसको बुक में ही कर दिया हूँ, बुक में ही कर लीजिएगा। चलो अब सवाल पूछा है कि भाई कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। कौन धातु जिसमें जंग नहीं लगता है, तो वही सोना और चांदी में ये संक्षारित नहीं होती हैं और ये कि मुक्त अवसाम पाई जाती है। इसीलिए मिश्र धातु क्या होते हैं भाई, ये लिख लो, पढ़ा दिएगा फिर भी लिख लो। मिश्र धातु क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं के थोड़ी मात्रा में मिश्रण मिलाता है, इससे हम लोग जिसे बनता है उसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। एलॉय जैसे पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर इत्यादि क्या मिश्र धातु हैं। अब चलते हैं बच्चे, आपने क्या सीखा है इसको रीड कर ली, आपने क्या क्या सीखा है पूरा इसको लर्न एक बार पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। यहाँ से पूछा कि बच्चे जी निम्न में कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा, किस में विस्थापन होगा, सोडियम क्लोराइड और कॉपर में, इसमें बताइए किस में होगा। चारों को करके देखिए किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे मैं चारों को एक्सप्लेन किया हूँ। तो देखिए कॉपर से करेंगे सोडियम क्लोराइड के विलयन में तो नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर ऑलरेडी का है कमजोर है, इससे नहीं होगा। एल्युमिनियम में करो तो नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ हो रहा है क्योंकि कॉपर से क्या होता है, कॉपर जो होता है सिल्वर से मजबूत होता है, तो सिल्वर को हटा देगा। ठीक, तो यहाँ पर हो रहा है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी। मानता हूँ MCQ है, लेकिन आपको रीजन तो समझना पड़ेगा। कहते हैं लोहे के फ्राई बहुत बच्चे जी 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव दिया है, चारों की जुबान पर होना चाहिए, एक तो ऑब्जेक्टिव इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा विधि सही है। तो बच्चे आप जिंक पर चढ़ा दीजिए, क्योंकि लोहा को बचाना है तो लोहा से अधिक अभिक्रियाशील धातु चढ़ाना पड़ता है। लोहा से अधिक इसमें कौन है, जिंक है, पर चढ़ा दो, सी हो जाएगा 2 का आंसर। क्योंकि जस्ता होता है लोहा से अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, तो पहले यही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खुद संचारित, खुद का बलिदान दे देगा, लेकिन लोहा को बचा लेगा। अब भाई ये तो बहुत बार पूछा गया कि खाद के डिब्बे के टिनों पर जिंक के बजाय हम टिन के लेप क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई टिन अपेक्षा महंगा है, नहीं महंगा सस्ता की बात नहीं है। टिन क्या होता है भाई जी, जिंक से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो पहले ही यही जिंक को बचा लेगा। क्योंकि खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जिंक के बजाय, क्योंकि जिंक से अधिक अभिक्रियाशील होता है, टिन जो होता है जिंक से अधिक अभिक्रिया, जितना अधिक अभिक्रियाशील होगा पहले वही अभिक्रिया कर लेगा। ठीक, तो उसका 3 का क्या आंसर हो गया, 3 का तो भाई, अच्छा ये 3 का सॉरी नहीं, हम 2 कर लिए, ये तो 3 का ये हो जाएगा ना, ये तो बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है क्लास में। कैल्शियम ऑक्साइड जो है जो घुलने वाला युग बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, 4 का आंसर हो जाएगा सी, 3 का ए 4 का सी। ठीक, 5 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप पहले 5 नंबर देखो, 5 नंबर से पूछ रहा है, इसको क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। पूछा आपके पास मैं हथौड़ी दिया हूँ, बैटरी दिया हूँ, बल्ब दिया हूँ, स्विच दिया हूँ, आप इनका प्रयोग इनका प्रयोग करके धातु का नमूना का पहचान करो। कैसे पहचानोगे, विभेद मतलब कैसे अंतर प्राप्त करोगे। तो भाई देखो हथौड़ा से पीटोगे तो अगर चादरा बन गया तो समझ लो धातु है, बैटरी से
और बल्ब को स्विच लगा जोड़ोगे, जिसमें बल्ब जलेगा तो क्या है, बिजली चल रहा है तो धातु है, जिसमें नहीं जलेगा नॉन मेटल है। ऐसे ये लिख देना है आपको। चलो 6 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे नहीं कर लेंगे, इतना आपको सामान दे दूंगा, आप मेटल नॉन मेटल नहीं पहचान लेंगे, बिल्कुल आसानी से पहचान लीजिएगा। 6 विधर्मी ऑक्साइड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोथर्मिक ऑक्साइड क्या है आपको थोड़े पहले पढ़ाया था आज के लेक्चर में। 6 नंबर देखें, ऐसे धातु ऑक्साइड जो क्या करते हैं बच्चे, एसिड और बेस से दोनों से अभिक्रिया करके, दोनों से अभिक्रिया ने रिएक्शन रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं। इसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि 2 एग्जाम्पल पूछा है, 2, तो मेरे पास एक हुआ Al2O3 और एक हुआ जिंक ऑक्साइड। क्योंकि देखो एल्युमिनियम अम्ल से भी अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम NaOH क्षार से भी अभिक्रिया करता है। 2 रिएक्शन दिखा दीजिएगा, काम हो जाएगा। ओके, चलो 7 नंबर सवाल लिखो। मैं बुक यहीं पर रखता हूँ, आपको आंसर दिखाऊँ। 7 नंबर हो गया। 7 नंबर जल्दी से लिखें, सवाल लिख लिया आपने, आंसर भी सोच ले मन में, अच्छा रहेगा। चलो ये रहा आंसर सीटअप का। धातु तनु विलयन के में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकती हैं, क्योंकि और कौन कौन, जस्ता, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये कर सकते हैं। 2 पूछा, 2 ही लिखिएगा, ये 2 लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा। चलो धातु जो अम्ल में जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, तो हाइड्रोजन कौन नहीं करेगा भाई, जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो नहीं कर पाएगा। देखो कहना कर मांगे हाइड्रोजन को ये लोग विस्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इन लोग से क्या अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो उसमें आ जाएगा ये सब। 2 लिखना तो 2 लिख दीजिएगा, एल्युमिनियम और कॉपर का, एल्युमिनियम और सिल्वर का, जो 2 मन करे। हो गया 7 का आंसर। 8 नंबर सवाल लिखे, अच्छा प्रश्न है, आपको खुद से कर सकते हैं। चलो आंसर मैं कराता हूँ जल्दी जल्दी। भाई इसके लिए 2 लेक्चर करना पड़ता है, मैं नहीं चाहता बार बार लेक्चर दिलाइए, क्योंकि आपकी परीक्षा सामने आ गया है। तो 1 शॉट लेक्चर देने से फायदा होगा, बच्चा जी जल्दी जल्दी पढ़ लेगा, एक ही वीडियो में काम हो जाएंगे। और 2 बार में करके देखो चलेगा। देखो आपको ये मेटल है बच्चा जी, हम लोग बेहतर पटन परीक्षण किसे करते हैं, हाईरेक्टिव का। हाईरेक्टिव किसे कर रहे थे, कपर कर रहे थे, ठीक। तो कपर पूछा कि कहाँ शुद्ध है कहाँ शुद्ध, तो भाई एनोड पर हमेशा शुद्ध कपर और कैथोड पर शुद्ध कपर लगा। अरे यहाँ पर शुद्ध हो ना, दोनों में अशुद्ध लिख दिया। यहाँ पर अशुद्ध का तंबा, यहाँ पर शुद्ध तंबा लगाया था। यहाँ प्योर कपर, यहाँ पर इम्प्योर कपर, ठीक। और पूछा गया इसमें कौन सा किसका अपघट्य होगा, अपघट्य हम किसका करेंगे, तो भाई जिसका उसमें विलयन डालेंगे सेम मेटल का होना चाहिए। तो कॉपर का करना है तो कॉपर सल्फेट का ही विलयन डालिएगा, ठीक। ट्रिक है, जिस विलयन का इलेक्ट्रोलाइट पूछा किसका अपघट्य होगा तो उसी का होगा, जिस मेटल का निकाला जाता है उसी का चाहिए, क्योंकि उसमें आयन उसका फ्लो करेगा, ठीक। चलो 9 नंबर, आपसे बोला कि पीयूष कोई लड़का है, सल्फर चूर्ण को लेकर गर्म किया है और 2 परखनली उसमें ऐसे काम किया, फिर उसको बोला कि कौन सा गैस निकल रहा है, सूखा लिटमस डालेगा तो क्या होगा, और आधे लिटमस है थोड़ा भीगा हुआ लिटमस डालेगा घोल में तो क्या क्या होगा बताइए। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऑफलाइन डिस्कस किया था। चलो ये देखें, सल्फर को गर्म किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड क्या भाई, आपने पढ़ा था कि धातु के अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अब ये जल से भीगेगा अम्ल बनाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया, थी सल्फ्यूरस अम्ल बना दिया। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक। चलो अब 2 सवाल था, तो पहले वाला हमको भाई देखो ये तो अम्ल है, अब इसमें आप सूखा बोला है, सूखा में आपको कोई चीज़ नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा सा आपने पढ़ा कि अम्ल अपना अपने लिए अम्लीय गुण कब दिखाता है, जलीय विलयन में, बिना जल के विलयन। तो ये तो जलीय विलयन है तो अपना अम्लीय गुण नहीं दिखाएगा, नो चेंज। लेकिन आद्र में थोड़ा सा नमी की मात्रा है तो बिल्कुल वहाँ लाल, और अम्ल है तो क्या ये अम्ल है ना भाई, अम्ल क्या करता है, नीला लाल लिटमस को नीला लिटमस को लाल करता है, यानी लाल लिटमस में बदल जाएगा, नीला लिटमस लाल में बदल जाएगा। मज़ा आया सर, मज़ा आया सर, चूँकि SO2 अधातु ऑक्साइड है जो अम्लीय होता है। मज़ा आ गया सर, हाँ सर। देखो साइंस में यही फायदा है बच्चे जी, कम लिखना पड़ता है, कंसेप्ट लिख दो काम हो गया। लेकिन हाँ समझ में आए तब ना, जो परिश्रम करेगा तब ना, इतना आसान भी नहीं है। 10 आपके लिए आसान हो गया। लोहे जंग से बचाने के लिए 2 तरीके, अरे पेंट लगा दो, ग्रीस लगा दो, एनोडीकरण कर दो, गैल्वेनीकरण कर दो, 10 का आंसर हो गया। हाँ सर, ये मत लिख देना, 10 का आंसर हो गया। चलो 11, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु क्या बनाती है, अरे अभी तो अपने पढ़ा था। अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चे जी, अम्लीय होते हैं। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चे जी, ठीक। नॉन मेटल पहले तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, और नॉन मेटल ऑक्साइड 2 चीज़ हो सकते हैं, या तो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल भी हो सकता है। एसिडिक में CO2 होगा और अम्लीय में ये होगा। ये बुक में नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा अलग से पढ़ाया गया है, मैम का दिन है। हम लोग के पास टीचर्स हैं बहुत सारे, मस्त टीचर मिले हम लोग को, शुक्रिया, थैंक यू कि हम लोग अच्छा चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। इंग्लिश में, अरे कहाँ इंग्लिश है, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश तो नहीं चल सकता है, बट
चलो 12 भाई का क्या कारण है कि प्लेटिनियम सोना का हम लोग आभूषण बनाते हैं, अथी पायल छागल से बनाते हैं, नथी होती सोने जो भी ज्वेलर्स, बाकी लोग क्यों नहीं? क्योंकि क्या है, आघात बढ़ते होते हैं, चमकीला होते हैं, और क्या, और नॉन एक्टिव, ये जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोडियम क्लोराइड में सब तीनों कैंसर लिख लो, तीनों कैंसर लिख लो। चलो 12 का तीनों कैंसर लिख लो, ABCD D, चारों क्वेश्चन थे, चारों कैंसर लिखवा दिया, हो गया। क्वेश्चन जरूर लिखना, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से लिख लेना है। ए वाला कैंसर ये हो गया, बी वाले कैंसर ये हो जाएगा, आपको सी कैंसर, डी कैंसर, आपको प्रश्न आपको बुक से लिखने पड़ेंगे। ओके बालक जी, ओके बालक जी। बच्चे ये गुड न्यूज है आप लोग का। चलिए बायो फिजिक्स भी शुरू होने वाला है, और थोड़ा सा मैथ को हम चाहते हैं थोड़ा स्लो कर दूँ फिर, क्योंकि बच्चे देखो हमने मैथ में कम नहीं पा रहा है, जितना हम लोग चैप्टर पढ़े हैं ना, मानता हूँ समय से तब सेंटर एग्जाम नहीं बीतेगा, बोर्ड में तो एकदम 100 में 100 करके आना है, इसको तो हम एकदम फोड़ के छोड़ेंगे बोर्ड को। लेकिन सेंटर एग्जाम के लिए मैं चाहता हूँ कि चलो मैथ में तो बहुत चैप्टर अभी, क्योंकि लेकिन हम लोग अच्छे चैप्टर को डिलीवर कर लिए हैं, उसको हम लोग पकड़ लिए हैं। 14 रासायनिक गुण के आधार पर अंतर बताइए, तो मैं आज शुरू में ही कराया था। रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइए, आज मैं करा दिया हूँ। अधातुओं और धातु में अंतर बताइए, धातु ये करा दिया, आज करा दिया हूँ, नोट्स में हो गया है। 15 अरे वो कोई व्यक्ति है जो सोना महिला के कंगन लेके जाती है और किसी विशेष बिल में डालकर कंगन को साफ चमकने लगता है, लेकिन जो महिला है तो घर में दुखी होकर उसको वो सोना कम हो गया, मैं बताता सोना ये चुरा लेता है। लोग कह रहे भाई कैसे वो लोग कैसा बिलियन है, तो अम्लराज क्या है, एक बार ये क्या है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक 3 और नाइट्रिक अम्ल का 1:3 रेशियो होता है। बस इसको यहीं पर आंसर लिख दिया हूँ, अभी थोड़ा साइड में लिख लीजिए, हो जाएगा। गर्म जल, अच्छा देखा अपने बच्चे, मैंने अभी ऊपर देखिए अपने में ऑफलाइन में मैं ठंडा बोतल रखा हूँ जो गर्म पानी रखता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, थर्मस बोलते हैं। उसमें बच्चे हम लोग तांबा का उपयोग क्यों करते हैं, उसके हम लोग मिश्र धातु का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? बच्चे तांबा क्या होता है, शुद्ध मेटल है, ठीक, जो खराब नहीं होगा, ठीक। और ये क्या है भाई, इसमें तो लोहा का मिश्रण है, तो लोहा तो कभी ना कभी तो गर्म, कॉपर तो ठंडा से अभिक्रिया करता था ना गर्म से। आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था तो सब दिखाए थे कब किसका रिएक्शन है, काहे हम लोग पोटेशियम को सबसे ऊपर रखे, काहे सोडियम को। आज वो पढ़ाई इस टॉपिक में काम आ गया बच्चा जी, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मैंने आपको अच्छा कंसेप्ट दिया है। ये कोई क्वेश्चन छूटी है क्या, ये क्वेश्चन छूटी है क्या भैया? डी कैंसर, हाँ डी सॉरी आपने डी कैंसर पूरा नहीं लिखा है बच्चा जी। डी कैंसर आपने इतना लिखा था ना, डी कैंसर इतना, थोड़ा सा इसका और भाग बच्चा है, इधर था बच्चा, कहाँ से आएगा निस्तापन। चलो 13 में क्या है, तांबे के बर्तन। अपने मैं आपको शुरू से दिखाया था कि जब घर में अपने पूजा पाठ में तांबा का बर्तन बने तो माँ उसमें क्या लगाती है, नींबू चाहे इमली का रस। क्यों? क्योंकि जो उस पर बना है वो क्षारीय बना है, चूँकि लिख लो क्षारीय से बना होता है, जिसे हम लोग रिमूव करने के लिए बच्चे जो अम्लीय माध्यम चाहिए, जो हम लोग को नींबू और या इमली का रस में आसानी से मिल जाएगा। और क्या करेगा, क्षारीय ऑक्साइड को न्यूट्रल करने के लिए अम्ल चाहिए जो, और बिल्कुल आपको पता है कि नींबू में अम्ल पाया था उसको उदासीन कर देगा, ठीक, न्यूट्रल कर देगा। 14 पहले करा दी हम, नोट्स में से लिख लेना है। 15 आप समझ गए, महिला को क्या इससे धोखा दिया गया था, उसका सोना कम कर दिया गया, हाँ लेकिन चमक रहा था, खुश थी, घर पर जाकर वजन की तो कम मिल गया। 16 का आंसर कर लीजिए। हम लोग तांबा कह के, तांबा शुद्ध होता है, जो ठंडा या गर्म से कभी रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन वह मिश्र धातु जो होता है गर्म से अभिक्रिया करके संचारित हो सकता है, खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी थर्मस है उसमें हम लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सर लेक्चर खत्म हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि बच्चे जी मुझे थोड़ा सा और इसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा देने चाहिए, तो मैं आपको ये करता हूँ। चलो, चाहे कोई बोर्ड से हो। अब देखें बच्चे, हमसे अगर कोई बच्चा CBSE बोर्ड का पढ़ लिया होगा, हिंदी माध्यम वाला, तो आप अपना क्वेश्चन में मार्केट से ले लीजिएगा, CBSE बोर्ड का वहाँ से ला लीजिएगा। हम बिहार बोर्ड वाले के लिए लाया हूँ, तो मैं यहाँ से करा देता हूँ। तो पहले बच्चे हम 2023 के जो पेपर हैं, इसको हम लोग एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया, NCERT हमने डिलीट कर लिया। NCERT पढ़ने के बाद आपका परम धर्म बनता है कि आप उसके बाद ही कुछ पढ़ें। तो हमारा चैप्टर था धातु और अधातु। चलो जल्दी कर लो, ये तो 23 के पेपर है, बिल्कुल कर लिए। कठोर पूछा गया था तो भाई बिल्कुल आप जानते थे कि हीरा हो कठोर होता है, ठीक है। धातु की सही क्रम क्या है, आप बिल्कुल इसको पढ़ के आए हैं, सब देख लीजिए आंसर। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ CO2 सही है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है? तो भाई नॉन मेटल में ग्रेफाइट होता है। ये सब क्वेश्चन करा चुके थे, फिर भी वो दिखा देता हूँ क्योंकि इस चैप्टर का महत्व कितना है। 23 के पेपर है,
सिर्फ 23 का नंबर देखो कितना नंबर 2 सब 23 में यानी इस साल भी आपको इस चैप्टर से इतने नंबर आएंगे। पूछ रहा है कि भाई इसको निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया है, तो बताओ भाई कौन सा रिएक्शन है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि भाई देखो आयरन एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या करेगा भाई, आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है तो आयरन को अलग किया है और ऑक्सीजन को ले लिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब कुछ लिखने वाला पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सब बताइए। तो भाई देखो मैंने वो सिखा दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिखाया था ना, आप कार्बन डाइऑक्साइड का लिख लीजिएगा। अब मुझे लगता है कि इस चैप्टर को इसमें नहीं आना चाहिए, ये आएगा आपका कार्बन और उसके युग में, तो ये सवाल इस चैप्टर का नहीं है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का गलती से क्वेश्चन बैंक वाले को पता नहीं चला, क्योंकि कार्बन और उसके युग चैप्टर का सवाल है, हम अगले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको काट देता हूँ, नहीं करना था आपको, इसको अभी नहीं करना है। चलो ये तो करना पड़ेगा प्यारे जी, ये सब क्वेश्चन से तुम दूर नहीं भाग सकते हो, ये चैप्टर में पढ़ाया गया है, करो। देखो ये सब क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है। सब नोट्स में आपका होना चाहिए, सब आपके नोट्स में होने चाहिए सर होने चाहिए। कैसे करोगे, तो ये मैं सबको खरीदवा दिया हूँ, वीडियो से नहीं करना है, घर पे बैठ के नोट्स में से कर लेना है, ठीक। और आपको पता है ब्रिलियंट अच्छा कम, अब चलो मिस धातु पढ़ाए थे आपको, तो देखो पूछा था मिस धातु में कॉपर 90% और 10% टिन किस में होता है, तो मैंने आपको आज ही पढ़ाया था, थोड़ा दिखा दूँ आपको नोट्स में, तो बच्चे को बोले कि हम लोग का नोट्स में से क्वेश्चन बिल्कुल लड़ता है, और ये नोट्स जबकि पिछले साल का है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने हर बार चैप्टर से मैं बुक से पढ़ाता हूँ बच्चों को, और बुक से क्वेश्चन जाएँ कहाँ। ये पूछ रहे हैं बबुआ जी कि 90% तांबा 10% टीना कहाँ होता है। 90% तांबा 10% टीना किस में होता था, कांसा में। किस में होता है, कांसा में, कांसा में। ऑप्शन डी देखो बिल्कुल ब्रिलियंट वाले अच्छा काम किए बच्चा जी। बक्साइड किसका है, अरे ये कोई सवाल है, ये सब पूछा तो ये याद है कि जेडनो है, जिंक ऑक्साइड है। कैलेमन किसका है, सब करा दिया हूँ। एक दो क्वेश्चन आपको नए मिल सकते हैं, बाकी नहीं। जल के विद्युत अपघट्य में कैथोड पर कौन सी गैस हो रही थी, कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर मैं चिल्ला के पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलो लोहा के प्रमुख इसका नाम लिखो, लोहा के प्रमुख है इसका नाम और सूत्र लिखो, मैं लिखवा दिया हूँ, हेमाटाइट मैग्नेटाइट जो भी, इसको लिख दीजिएगा, आपको पढ़ा दिया गया है। शुद्ध सोना का भाई बताया गया, शुद्ध सोना में जो होता है 24 कैरेट में होता है, लेकिन ज्वेलर में पूछेगा तो 22 कैरेट का होता है, ठीक। आज ही पढ़ा था हमने। सोने से मिश्र धातु कैसे तैयार की थी, तो इसको यहाँ से रीड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से रीड कर ले, ये भी अच्छा आंसर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये चैप्टर नहीं हो गया, इतना आपने किया। अब इसे खाली चैप्टर को एक बार हम पढ़ने कर लेंगे, चैप्टर को थोड़ा समय और दें बच्चे। ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ कि देखिए अपने पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि शायद वो क्वेश्चन बैंक गलत लेके बैठे होंगे, या उनके पास दूसरा क्वेश्चन बैंक होगा और हम लोग को तो भेदभाव नहीं करना है, हम लोग भाई एक में पढ़ लेंगे, मिलजुल के पढ़ लेंगे, सब लोग अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। चलो ये सारे क्वेश्चन को सब क्वेश्चन करा दिया हूँ, फिर भी एक बार एक नज़र में आपको तैयारी कर लेना है। हो गया, ये जितना गोल कर दिया हूँ ये कहीं ना कहीं करा दिया गया है, तब कोई नहीं करना है खाली। हाँ अब ये सब प्रश्न का आंसर करना बहुत ज़रूरी है, कर लेंगे ना। इसमें से बहुत 90% करा दिया हूँ, 1-2% आसानी से इसमें नया मिल सकता है, 1-2 क्वेश्चन नया मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। देखो भौतिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर ये किए हैं, क्यों किए थे, देखो ये एनसीईआरटी सवाल है, देखो एनसीईआरटी सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है, इसलिए एनसीईआरटी सबसे ज़रूरी था। जो मैं पिछले साल नहीं करा था, अब सोचता इस साल जरूर करा रहा हूँ एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन आंसर। हाँ पढ़ाया था पूरा, लेकिन जिस तरह आपके लिए मेहनत किया जा रहा है इतना पिछले साल वाले बच्चों को नहीं किया गया था, तो पिछले साल के बच्चे खुद मेहनती थे, और आप लोग क्या हो गए, थोड़े से आलसी बन गए हो। सब पर ध्यान देना है इस पर। उभयधर्मी आज कराया हूँ, एनोडीकरण करा दिया हूँ, सब करा दिया हूँ। इसमें से 1-2 क्वेश्चन नया होगा, कर लीजिएगा, बस। दीर्घ उतरिए, रासायनिक धर्म गुण के आधार पर अंतर बताइए, आज ही किया दिया धातु धातु मध्य, सब हो गया। 22 में पूछा गया, देखो पूछ रहा है पेपर में सवाल। अब ये ले, इसमें तो लगता है सब करा दिए हैं क्या। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने हुए क्या कहते हैं, सब करा दिया हूँ, जरूर कीजिएगा। 9, 10, 11, 12, 13। सिलिका क्या है बच्चा जी, 13। अच्छा इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों, 13 देखिए तो हीलियम क्या है, तो अस्क्रिय, ये इधर नहीं पूछना चाहिए, पता नहीं कैसे पूछ रही है। 1-2 सवाल इसमें से फालतू आ गए हैं दूसरे चैप्टर से, लेकिन कर लें कोई दिक्कत नहीं। 13 क्या है आपका टॉपिक का नाम, तो सक्रिय कैसे करते हैं। 13 का आंसर बताइए तो क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही, 13 सिलिका क्या है, उपधातु है। सिलिका क्या है, उपधातु है सिलिकॉन का।
कैल्शियम, सब परमाणु संख्या पूछ रहा है। संयोजकता से क्या समझते हो? मैग्नीशियम की संयोजकता लिखें, ठीक। इलेक्ट्रॉन, सोडियम परमाणु का इसे आज करा दिए। आयनिक के गलनांक उच्च क्यों होता है? आज ही कराया हूँ, ठीक है। ये सब का आंसर भी दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। कुछ बच्चे वहाँ से आंसर पढ़ लेंगे। धातु का निष्कर्षण अंतिम पॉइंट था अपना, सेकेंड लास्ट पॉइंट था ये। इससे भी इतने क्वेश्चन थे, इसको भी किया गया है। बॉक्साइट की धातु का ऐसे हो गया है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है? तो भाई बॉक्साइट से किया जाता है। ये तीनों करा दिए हम, व्यंग, भर्जन, निस्तापन, सब का डिफिनेशन कराया गया है। संचारण अंतिम पॉइंट था आज का, इसको भी किया गया है। ये समझो कब का अभ्यास के लिए डाला जा रहा है। हो गया, बस थोड़ा सा और है बच्चे जी। इसके आगे आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना परिश्रम कर लोगे। ये सदलेपन ग्लोएशन आज पढ़ाया था, ठीक है। बस इतना ही थे। अब आप सर इसमें से आंसर क्या दिखाना चाहेंगे, किसका दिखाना चाहेंगे और आंसर देकर क्या करेंगे, ठीक। आप खुद से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको कार्बन चैप्टर लेके आएंगे। लेकिन आपका ड्यूटी बनता है कि आप अम्ल, क्षार, लवण, रासायनिक वर्ग समीकरण, धातु हेतु 3 चैप्टर पढ़ा दिए गए, तीनों का रिवीजन करते रहें। और ये वाला जो बुक होगा आपके पास, इसमें का इसके ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें आप। ये तो 90% बच्चों के पास होगा ऑब्जेक्टिव, सब लोग खरीदते हैं, बिहार में पूरा चलता है अपना। तो इसके ऑब्जेक्टिव जरूर आप सॉल्व करेंगे। सर इसमें मैं रिकॉर्ड कीजिएगा, मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि रिकॉर्ड कर दें एक बार, नहीं ज़रूरी नहीं है, आप खुद से इसमें से कर लीजिएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं साइंस सेक्शन में जाओगे तो मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ से मिल जाएगा, आप इसके सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। और कहीं कहीं पे इनका आंसर गलत होगा तो उसको आप सही कर लेंगे, ये आपका ड्यूटी बनता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और भेजिए अपने से पढ़ने वाले बच्चों के पास, ताकि उनको भी लगे कि आपके पास कितना शानदार कंटेंट है। शुक्रिया, धन्यवाद।